देखो ध्यान दो सब लोग, कल का याद है कहाँ तक हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्या था? नंबर याद है? नंबर लास्ट वाला बोर पोस्टुलेट किया था ना हम लोगों ने। एक मिनट देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट था, 11 से आज चालू करेंगे। देखो ध्यान दो, तो क्वेश्चन नंबर 11 आज जितना भी क्वेश्चन है सबका सब डेरिवेशन है, एकदम ध्यान से देखना है डेरिवेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 11 ये है रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, मतलब डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट्स। देखो बड़ा डेरिवेशन है, थोड़ा ध्यान से देखना। आर निकालेंगे, आर या फिर ऐसा बोल सकते हो आर एन, याद है एन भी लिखा था ना मैंने, एन सॉल्व किया। हाँ ठीक है, देखो बहुत इजी सी है और ज़्यादा हार्ड डेरिवेशन नहीं है। सबसे पहला तुम कुछ स्टेप्स तुमको याद रखना पड़ेगा, स्टेप्स याद रहेगा बहुत इजी डेरिवेशन। देखो पहला स्टेप में क्या करो, बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट से वी स्क्वायर का आंसर निकालो। बोर का 3 पोस्टुलेट था ना, उसमें से बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट से किसका आंसर? वी स्क्वायर। फिर बोर के सेकंड पोस्टुलेट से वी स्क्वायर का आंसर। ये 2 स्टेप हैं और तीसरे स्टेप में दोनों को इक्वेट कर देने हैं, आ जाएगा आंसर। स्टेप्स याद रखना पड़ता है डेरिवेशन, समझा? पहले स्टेप में बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट से वी स्क्वायर का आंसर, सेकंड स्टेप में बोर के सेकंड पोस्टुलेट से वी स्क्वायर का आंसर, दोनों को इक्वेट आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं फटाफट, जरा ध्यान देखो। तो पहला स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बताओ फ्रॉम कौन सा पोस्टुलेट? बोर्स, हाँ फ्रॉम बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। अब तुमको यहाँ पे पोस्टुलेट लिखना भी है, मैं बोल देता हूँ ऐसे ही, तुम लोग लिख लेंगे ना खुद से। कल दिखाया था ना, कल सिखाया तुमको ना, कल लास्ट वाला क्वेश्चन बोर का, हाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट का सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख देना कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। वो खुद से लिखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स हम लोग करेंगे, यहाँ ध्यान दो सब लोग। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही तुमको प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, Fe इज इक्वल टू FCP, बराबर ना? हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो तुमको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बराबर E स्क्वायर। हाँ वो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे Q1 मीन्स इलेक्ट्रॉन, Q2 मीन्स प्रोटॉन, दोनों पे चार्ज सेम होता है, E का ही चार्ज होता है, इसके लिए E स्क्वायर बार R स्क्वायर लिख देते हैं, बराबर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय R, बराबर ना? ऐसा रहता है। अब जरा यहाँ पे जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट अभी सिखा रहा हूँ। सफिक्स वगैरह में कुछ लिखना पड़ता है। और सबसे मेन चीज इसमें ना हम लोग एक नया पैरामीटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये है Z, बराबर। Z क्या है? Z है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर तुम उसको एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है ना, मालूम है ना? हाँ तो ये Z आ गया। चलो अब सफिक्स वगैरह डालेंगे। पर्टिकुलर शेल का रेडियस रहता है, इसके लिए Rn लिखेंगे। पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी Vn रहेगा, बराबर। सेम यहाँ पे n लिखेंगे। याद है मास किसका मास होता है? मास तो इलेक्ट्रॉन का होता है, तो Me लिखना पड़ेगा। सब कल सिखाया था तुमको मैंने, बराबर। याद है मैंने क्या बोला पहले स्टेप में? किसका आंसर निकालेंगे? V स्क्वायर, बराबर। ठीक है, तो देखो किधर नहीं, वो चार्ज एक ही है, वो n नहीं, उधर n नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन तो किधर भी जाए, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा ना, वो कोई ऑर्बिट को डिफाइन नहीं कर चलेगा, ई कोई En वगैरह नहीं लिखते। हाँ जरा ध्यान दो, एक आर कैंसिल हो रहा है, देखो नीचे मैं कट करके नहीं दिखाएगा, समझ जाओ उतना, बराबर। ये दिख रहा है यहाँ से एक आर जा रहा है, हाँ और कुछ नहीं जा रहा है ना, यहाँ से एक आर जा रहा है, इधर एक Rn बचेगा। ये Me को मैं नीचे भेजता हूँ तो मेरे को डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? Vn स्क्वायर, मतलब वही ना वेलोसिटी का स्क्वायर बताया था तुमको, V स्क्वायर निकाला, वो n तो सफिक्स में लिखा है। चलो तो Vn स्क्वायर बताओ जरा क्या मिल रहा है, बताओ Vn स्क्वायर, बोलो। Z अभी डायरेक्ट ऊपर एक साथ लिखेंगे, Z E स्क्वायर द होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, एक ही Rn बाकी है, एक Rn कैंसिल हो गया है, मालूम है? हाँ और एक यहाँ से नीचे कौन आया है? M। ऐसा लिखो कि वो सफिक्स में दिख रहा है, बाजू में ही नहीं दिखा, बाजू में दिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। Me एक ही चीज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M इंटू ई मत लिख देना, समझा? समझा क्या है? तो ये हम लोग ने एक चीज निकाल दिया, इसको इक्वेशन दे लेते हैं। इक्वेशन नंबर क्या? 1 है। तुमको पूरा का पूरा स्टेप सिखा दिया है, स्टेप्स आया तो सब कुछ आता है। सेकंड स्टेप याद है क्या कर रहे थे? सेम यही निकालेंगे Vn स्क्वायर, लेकिन बोर के सेकंड पोस्टुलेट से। तो फ्रॉम बोर सेकंड पोस्टुलेट, फ्रॉम बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट। देखो बोर का सेकंड पोस्टुलेट मालूम ना, थियरी वगैरह याद है ना तुमको? द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोस परमिटेड ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 है ना। हाँ ये पढ़ा हुआ है, ये स्टेटमेंट तुमको खुद से लिखना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। यहाँ पे जो L रहेगा, L उसका आंसर क्या आना चाहिए? NH/2 ये कल का बोहर का सेकंड पोस्टुलेट, कल ही सिखाया था क्वेश्चन नंबर 10 में ना। हाँ L याद है क्या होता है?
हाँ मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, MVR बताया था शॉर्टकट डायरेक्ट याद रखो क्या, P भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, अल्टीमेटली वही आता है ना। बोलो क्या आता है L का आंसर, MVR आता है इज इक्वल टू NH/2π। अब जरा ध्यान दो, m मास किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, वेलोसिटी तो उस इलेक्ट्रॉन करेगा जो nth ऑर्बिट में रूल मतलब रिवॉल्व कर रहा है। n मतलब nth नहीं बोलना चाहिए, n उस ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, बराबर। एक्चुअली r में भी n लिखाना पड़ता है ना हमको, ऐसा समझा। क्या निकालने वाले बताओ हम लोग यहाँ से, फिर से Vn का स्क्वायर, Vn नहीं Vn का स्क्वायर चाहिए, तो पहले अलग m भेजो Rn भेजो। बोलो Vn कितना मिलेगा, NH/2π/MERN, बराबर है। ये सिर्फ Vn है, हमको Vn नहीं चाहिए, हमको Vn स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो Vn स्क्वायर भी यहीं पे निकाल लेते हैं। बताओ Vn स्क्वायर क्या रहेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर, बराबर ना, इसको ही तो स्क्वायर करने का क्या, नहीं इंडिविजुअल दो, क्योंकि हमको डिवाइड वगैरह करने वाला है, इक्वेट करना तो कैंसिल होने वाला है। तो 4π स्क्वायर ME स्क्वायर और RN स्क्वायर, बराबर। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, समझ में आ रहा है कैसा कर रहा है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, बराबर। बताया था तीसरा स्टेप याद है सबको, इक्वेट करेंगे आ जाएगा हमको यहाँ पे Rn का आंसर। तो इक्वेशन 3 में फॉर्म लोग यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 वाला इक्वेशन यूज करेंगे, और दोनों का LHS जरा ध्यान से देखो, Vn स्क्वायर सेम सेम LHS, तो RHS भी सेम सेम आ जाएगा। तो जरा RHS देखो क्या 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 बच रहा है हमारे पास, हमारा बच रहा है ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0 Rn ME। तुम लोग खुद से भी कर रहे हैं ना, तुम लोग खुद भी अपना करते रहो, यहाँ पे ध्यान भी, कहीं अटक गए तो यहाँ पे देख लेना, बाकी खुद से ट्राई करो, क्योंकि मैथमेटिक्स तो है पूरा। और यहाँ पे हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर ME स्क्वायर और Rn स्क्वायर, बराबर है। इक्वेट किया ना, इक्वेट समझा, बहुत सारा पार्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जरा देखो इधर देखो क्या क्या जा रहा है, देखो 4 जा रहा है, 4 जा रहा है, 4 जाएगा, 4 4 कैंसिल, एक पाई कर लेते हैं, चलो 4 यहाँ से 4 4 कैंसिल हो रहा है, एक पाई जाएगा, एक पाई बचेगा, ME भी एक जाएगा, एक बचेगा, Rn भी एक जाएगा, एक बचेगा, बराबर, बस ना, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल नहीं हो रहा है, बराबर। तो पहले जो बचा लिखो, सिस्टमैटिक करो, जो बच रहा है वो लिखो। हमारे पास बच रहा है ZE स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारे पास है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई MERN, बराबर है। क्या चाहिए याद है, क्या निकाल रहे, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, हमको निकालना है Rn चाहिए, तो Rn अलग कर लो, मिल गया आंसर, Rn अलग कर लो एक बार। तो Rn इधर लिख के आता हूँ, बाकी सबको इधर उधर भेज दो, तो इधर ही लिख देता हूँ। Rn का जो आंसर रहेगा ये इधर जाएगा और नीचे आ जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, हाँ एप्सिलॉन नॉट भी है, फिर पाई ME है, Z आएगा, E स्क्वायर आएगा, बराबर। ये R स्क्वायर का R का आंसर है। इसको सिस्टमैटिक जरा लिखना पड़ेगा, देखो Rn एक यहाँ पे कभी कभी यही डेरिवेशन अलग तरीके से पूछते हैं, बता दो लास्ट टाइम में, अभी तो जस्ट मैं सिस्टमैटिक लिख रहा हूँ, याद करने लायक लिखा, क्योंकि अगर ये तुमको आंसर याद नहीं रहेगा सेकंड डेरिवेशन नहीं आएगा, तो आंसर भी याद होना चाहिए हमको। तो Rn का जो मेरा आंसर है वो है h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m, वो E का ही रहेगा, E स्क्वायर Z द होल इनटू n स्क्वायर। देखो ये हमारा R का आंसर है, दिखाई दे रहा है R का आंसर। हाँ, इससे कभी कोई एग्जाम में ऐसा बोलते हैं, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बजाय तो वो अलग क्वेश्चन देंगे और तुमको करना ये रहेगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज है। ऐसा क्वेश्चन देखो क्या रहेगा, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो भी मैंने अंदर सब चीज लिखा है सबका सब कांस्टेंट है, देख लो चाहिए तो। h प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 में, मालूम है, हाँ, और पाई भी नंबर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक नंबर होता है, ई स्क्वायर ये भी नंबर ही आएगा 1.602 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और z एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कांस्टेंट है। तो ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट जाएगा इक्वल टू जाएगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझा, बोलो समझा क्या कैसे किया है। तो ये हुआ हमारा पहला डेरिवेशन। ऐसे कम से कम हमको 11 डेरिवेशन करना है, देखते जाओ, खुद भी प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा अभी का भी मैं जैसे कर रहा हूँ खुद भी वैसे वहां पे करते रहना है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, मेरे साथ ही करते जाओ। सबको समझा ना कैसे किया है। अब सबसे मेन चीज को याद रखने का है, इसके बिना तुमको आगे डेरिवेशन भी नहीं आएगा। अगर तुमको ये लास्ट का आंसर याद नहीं है,
आगे का डेरिवेशन नहीं कर सकते तुम लोग सॉल्व। अभी तो तुम्हारे सामने तुमको याद आ जाएगा, कभी समझो एग्जाम में आया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, तो थोड़ी तुम लोग रेडियस करते बैठेंगे, रेडियस के बाद बोर को वो वेलोसिटी निकालेंगे, तुमको डायरेक्ट आंसर ही याद हो जाना चाहिए। देखो आंसर में मैंने कैसे याद रखा है इसको, मैं z बोलता नहीं बराबर, z नहीं बोलेंगे हम लोग, उसके लिए एक रूल है, याद रखो z उसी के साथ, मतलब या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर में रहेगा, तो z किसके साथ रहेगा, जहां पे e का पावर आता है ना वहां पे z रहता है। देखो e का स्क्वायर पावर ये ना, e का पावर कहाँ है, डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में, तो z e के साथ ही आता है हमेशा, इतना याद रखना, समझा। मैं z नहीं बोलेगा, और मैं नीचे का सफिक्स का वो e भी नहीं बोलता क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा याद रखने के लिए, फिर समझ जाओ। मैं m लिखा है मतलब m ही रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रहेगा ना, समझना। दो चीज मैं नहीं बोलता हूँ, देखो मैं z नहीं बोलूंगा बताने के टाइम पे तुमको, z मतलब समझ जाओ z किसके साथ रहता है, e के साथ रहेगा, और मैं m के सफिक्स का e भी नहीं बोलने वाला हूँ, समझा। मतलब जो भी सफिक्स देगा n है, ये e है, वो सब बोलने की जरूरत नहीं, वो तुमको मालूम है वो सब कहाँ से आया है, बराबर ना। तो r का फॉर्मूला r बोलेंगे, या तो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट ये रहता है h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर द होल इनटू n स्क्वायर, बराबर क्या, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट द होल अपॉन पाई m e स्क्वायर द होल इनटू n स्क्वायर, याद होना चाहिए नहीं तो नहीं आएगा ग्रेजुएशन, समझा क्या बताया, बिना देखे भी याद रहेगा ना तुमको, ठीक है। तो ये हमारा एक डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, बराबर। ये क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। स्टार्ट करो। अच्छा पहले स्टेप्स बता दो, देखो बहुत इजी स्टेप है, देखो स्टेप्स क्या है वो समझो। इसका स्टेप्स याद है पहले का, फर्स्ट लॉ से फर्स्ट पोस्टुलेट से वी स्क्वायर निकालने का, सेकंड पोस्टुलेट से वी स्क्वायर निकालने का, इक्वेट मारने का, आंसर लेके आने का, सिंपल। ये बहुत सिंपल, इतने में ही हो जाएगा शायद। देखो इसका क्या है, इसमें सेकंड पोस्टुलेट से वी निकाल लो। सेकंड पोस्टुलेट क्या निकाला, वी मतलब वी एन, खुद ही समझ जाओ ना, वी एन वन क्या बताऊं मैं तुमको, समझा। एन और ये सफिक्स में ई वगैरह तुमको समझ में आ जाना चाहिए ना। हाँ पहले पोस्टुलेट से क्या निकालेंगे, वी। उस वी के आंसर में तुमको ऑलरेडी आर मिलेगा, वो वी के आंसर में क्या रहेगा, आर का वैल्यू तुमको पहले याद है, डाल देने का आंसर आ जाएगा, समझो। दो स्टेप, पहला स्टेप में वी किधर से निकालेंगे, बोर के सेकंड पोस्टुलेट से वी निकालो, बराबर। उस वी में तुमको आर मिलेगा, उसके फॉर्मूले में आर मिल जाएगा, बराबर। तो आर का वैल्यू डाल देने का सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप में वी निकालो, सेकंड स्टेप में आर का वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा, समझा। स्टार्ट करते, चलो बताओ बोर का कौन सा पोस्टुलेट यूज करो पहले। हाँ तो फ्रॉम बोर सेकंड पोस्टुलेट, फ्रॉम बोर सेकंड पोस्टुलेट। हाँ याद है ना सबको, स्टेटमेंट वगैरह, स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट तुम्हारा काम, मैं नहीं लिखिए, इधर तुम लोग अभी ऐसा कर लो, बाद में खुद से घर पे लिख लेना स्टेटमेंट। स्टेटमेंट याद है सबको, द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोस परमिटेड ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π, फिर H/2π, बराबर, ठीक है। तो L का आंसर कितना है हमारे पास, NH/2π, ये सब मालूम है तुमको, मालूम है ना ये। हाँ L को क्या लिख सकते हैं, L को क्या लिख सकते हैं, MVR लिखते हैं, बराबर। तो L के जगह पे लिखेंगे MV और R, वो जो रहेगा NH/2π से इक्वल ना। सफिक्स लिखने आता है ना तुमको, M के नीचे E रहता है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V के नीचे N रहता है, R के नीचे क्या रहता है, सफिक्स में N रहता है, ठीक है ना। क्या बताता बताओ, क्या निकालते हैं यहाँ से, V निकालेंगे, और उसके फॉर्मूले में क्या आता है, अपने आप R आ जाएगा। देखो निकालते हैं V, निकालते हैं यहाँ से, तो जब मैं VN निकालूंगा ना, तो बाकी दोनों को इधर भेजो, तो क्या मिलेगा तुमको, NH/2π ME और RN, समझ में आ रहा है। देखो पहला स्टेप हो गया, चेक करो क्या V के फॉर्मूले में R बन रहा है, आ रहा है। तो सेकंड स्टेप क्या था, R का वैल्यू डालें। R का वैल्यू याद है, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर द होल इनटू n स्क्वायर, याद होना चाहिए। ये एक ऐसा 12 याद करने का तुमको एंड तक, बराबर, समझ में आया, याद रहेगा। h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर द होल इनटू n स्क्वायर। मैं m बोल रहा हूँ तो m ही समझ जाओ, और अगर मैं e स्क्वायर बोला तो e स्क्वायर के बाजू में z रहेगा, समझ जाना, क्योंकि z हमेशा e के पावर के साथ रहता है। ये सब चीज पहले सिखा दिया तुमको। चलो सेकंड स्टेप याद है सबको, सेकंड स्टेप क्या है, तुमको ऑलरेडी r का आंसर याद है ना, r का आंसर याद है, इससे करेंगे। तो इसको चाहिए तो इक्वेशन यहाँ पे रुका लो, एक इक्वेशन 1 दे दो इसको, इक्वेशन 1, और स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है फ्रॉम सिंस करेंगे, सिंस हमको वैल्यू याद है, Rn का वैल्यू याद है, याद है क्या, बोलो क्या, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर द होल इनटू, इसके साथ कुछ याद रखने बोला था मैंने तुमको, याद है। हाँ e के साथ हमेशा z आता है और m के सफिक्स में e रहता है, बराबर है। देख लो, मैच करा लो, एग्जैक्ट आएगा, रॉन्ग नहीं हो सकता है, समझा। बोलो क्लियर जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो वैल्यू पुट करो ऊपर, और क्या है, बराबर। फ्रॉम इक्वेशन 1,
फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे इक्वेशन 1 में वैल्यू डालता हूं, Vn का वैल्यू जो है वो बनेगा NH अपॉन 2 पाई ME। Rn के जगह पे पूरा Rn का वैल्यू आने वाला है, वो है h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर अपॉन पाई ME और E का स्क्वायर Z। बराबर है, कैंसिल वैंसिल कर लो, तुमको V का आंसर ध्यान दे रहे ना सब लोग, और खुद से भी करते रहो, तो ये मैथ से तो खुद से आना चाहिए तुमको। बराबर, कुछ कुछ पार्ट कैंसिल, जैसे कि ME कैंसिल हो रहा है, ME से पाई जा रहा है, पाई से ME भी गया, ME गया, H कैसे जाएगा, हाँ H भी जाएगा, एक H जा सकता है, एक H जाएगा, N भी एक जाने वाला है, ठीक है, बस इतना ही जा रहा है ना। अब कट होने के बाद डायरेक्ट मत लिखा करो, रॉन्ग हो जाता है। अब एक स्टेप लिखने का चलेगा, एक स्टेप लिख दो फिर आगे बढ़ते हैं ना। हमारे पास ऊपर कुछ नहीं बचा है 1, और नीचे हमारे पास क्या है 2 है, और एक अच्छा कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं, ऊपर नीचे का कुछ पार्ट ऊपर जाने वाला है, देखो हाँ हमारे पास बच रहा है E स्क्वायर और Z ना, हाँ तो E स्क्वायर ऊपर जाएगा। देखो एक बार फिर से Z तुम्हारे E के पावर के साथ ही आ रहा है, ये रूल है बरा, हाँ तो E स्क्वायर Z अपॉन हमारे पास है 2 एप्सिलॉन नॉट NH, बराबर ना, N भी बाकी है ना, एक H भी बाकी है। अब उसको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा हमको, V का आंसर मैंने निकाल दिया है, एक प्रॉपर आंसर लिखते हैं याद रखने वाला, Vn इज इक्वल टू E स्क्वायर Z अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH है। जरा यहाँ देख के बताओ, इस इक्वेशन को जरा देखो और बताओ, तो जो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्स है, इनवर्स। वो भी एग्जाम में ऐसा था, प्रूफ ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये, कहीं बोलेंगे प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो भी यही करना है तुमको, समझा। तो बाजू में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो मैं Vn को डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n लिख सकता हूँ, ऐसा समझा। बोलो समझा कैसे किया है, अरे मैथ से तो आना चाहिए तुमको भी, बराबर। तो ये हमारा सेकेंड वाला डेरिवेशन भी हो गया। ये भी आंसर तुमको याद रखना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि इसके बिना तुमको आगे वाला नहीं आने वाला है। आर याद है, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m E स्क्वायर द होल इनटू n स्क्वायर, ये बहुत इजी है। E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, ई स्क्वायर बोला तो उसके बाजू में z रहेगा, समझ जाओ बराबर। एक बात हो ना, जरूर नहीं कि ई स्क्वायर का बाजू में z ही रहे, बहुत सारे केस में z आता है, एक दो केस में z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बताऊंगा तभी बराबर। याद रहेगा, पहला वाला याद है, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m E स्क्वायर द होल इनटू n स्क्वायर, ये ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, ये सिंपल है बराबर। आगे बढ़ते हैं, समझा है ना। हाँ नेक्स्ट, अब निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। क्वेश्चन 13, मतलब ओमेगा, समझ जाओ ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, इन बोर्स ऑर्बिट। चालू करते हैं, ये सबसे इजी है, ये तो बहुत धीरे धीरे जाएंगे, आगे बढ़ेगा। देखो ये देखो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रहता है, तुम्हारे पास लीनियर वेलोसिटी है, तुमको एंगुलर वेलोसिटी निकालने का, रोटेशनल डायनामिक्स आना चाहिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आता है एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, उसमें से ओमेगा बताओ क्या रहेगा फिर, v बाय आर, v भी याद होना चाहिए, r भी याद होगा तो यही आएगा, समझा। इसके लिए बोल रहा है पहले आएगा तो ही तुमको आगे का आएगा, समझा। सिंपल आंसर बोलो, पहला स्टेप क्या है वो फॉर्मूला, फर्स्ट स्टेप क्या है वो, v इज इक्वल टू, हाँ सिंस में हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा है ना, बराबर, n डालना पड़ेगा तुमको ना, तो बताओ ओमेगा क्या रहेगा, vn बाय, दोनों याद है तुमको, दोनों याद है कि नहीं, हाँ दोनों वैल्यू डाल देते हैं फिर। चलो तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमारे पास हमको दोनों का दोनों वैल्यू याद है, पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यू। सिंस बताओ Rn क्या था, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m E स्क्वायर द पाई m E स्क्वायर, ऊपर z आता है, नहीं नीचे z आता है, e के साथ आएगा द होल इनटू n स्क्वायर, ये ना h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m E स्क्वायर द होल इनटू n स्क्वायर, बराबर, ठीक है। अच्छा तुमको एक और याद है, Vn भी तुमको याद है, बोलो क्या बताया था, E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, याद है, E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन NH। अब वो वैल्यू पुट करो, ऊपर z आएगा और नीचे n तो है, समझ जाओ ना अभी, बराबर है। चलो दोनों वैल्यू पुट करो, इक्वेशन देके रखो उसको, उसमें आंसर निकालो फटाफट, खुद से करो, खुद से करो। और ओमेगा भी याद रख लेना, यहाँ पे बिना ओमेगा आगे वाला भी नहीं आएगा तुमको, बराबर। तो सब याद रखो और फटाफट पुट करते जाओ। फ्रॉम इक्वेशन 1
हमको मिल रहा है ओमेगा का आंसर वीएन, वीएन है ई स्क्वायर जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच द होल अपॉन, ये हम लोग निकाल रहे हैं ओमेगा एन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन बोर ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट है। वी डाल दिया है मैंने और आर एन का वैल्यू भी है मेरे पास एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर द होल इन टी जेड है, ऊपर एन स्क्वायर भी है। बहुत कम कैंसिल होएगा, बड़ा बड़ा आंसर आएगा यहाँ पे। कुछ भी नहीं हो रहा है, पाई नहीं हो रहा है, एम ई स्क्वायर, हाँ एन भी नहीं होएगा, एन कैसे कैंसिल होएगा, डिनोमिनेटर कुछ नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं, लेके जाओ सब ऊपर लेके जाओ, देखो क्या आता है, ई रेज टू 4 ना, और देखो जेड स्क्वायर आ गया अभी, बराबर ना, अरे रॉन्ग नहीं है, सही आंसर है बराबर, ई रेज टू 4 जेड स्क्वायर अपॉन पाई भी आएगा, ई रेज टू 4 गया, जेड स्क्वायर गया, ई रेज टू 4 जेड स्क्वायर, एम ई भी जाएगा ना, एम ई भी जाएगा, पाई ई रेज टू 4 पाई एम ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब। तो प्रॉपरली लिखा जाए तो ऐसा है, ओमेगा एन का आंसर रहेगा, याद रखने के लिए ई रेज टू 4 पाई एम जेड स्क्वायर तो इसके साथ में होता है, ई समझ जाओ, द होल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब, ऐसा। और यहां से डायरेक्टली इनवर्सली खुद से बता सकते हैं ना, डायरेक्टली इनवर्सली, हाँ यहाँ पे ओमेगा एन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना, बराबर ना, याद रहेगा आंसर, आंसर याद करके चलना पड़ेगा पूरा का पूरा। आंसर याद रखने का एक बेनिफिट होता है एग्जाम में, अगर रॉन्ग हुआ तुमको मालूम पड़ जाए कुछ तो रॉन्ग हुआ है, बराबर ना, याद है अभी तक तीनों। आर का आंसर है एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई एम ई स्क्वायर द होल इनटू एन स्क्वायर, इसका था ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, ये याद रहेगा, ई रेज टू 4 पाई एम और जेड समझ जाओ, ई रेज टू 4 पाई एम अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब, बराबर, याद रखो सब चीज, ज्यादा इजी हो जाता है अगर याद रखेंगे तो। चलो ये भी हो गया हमारा, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल लिए। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब निकालते हैं, टोटल एनर्जी निकालेंगे। क्या बेसिक क्या है इसमें, फॉर्मूले क्या है, 2 ही 3 तो लग रहा है, पॉस्टुलेट्स लग रहा है, बोर का पॉस्टुलेट लग रहा है यहाँ पे ना, और बाकी आज जो तुमको वैल्यू याद रखे वो आगे लग रहा है, बस ऐसा है लॉजिक है। कुछ नहीं करेंगे बोले तुमको आएगा तो ऐसा नहीं हो सकता ना, करना तो पड़ेगा ना प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, बात कम करो थोड़ा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट, ये बड़ा डेरिवेशन ना, ये बड़ा डेरिवेशन थोड़ा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। स्टार्ट करते हैं, देखो स्टेप समझ लो, बहुत इजी है, ये भी कुछ हार्ड वार्ड नहीं है, देखो सुनो, पहले स्टेप देख लो, खुद से भी कर, स्टेप याद रहेगा तो मैं करते रहेगा, तुम लोग खुद से भी कर सकते हैं। वहां पे देखो, पहला क्या है, तुमको अगर एनर्जी निकालना है तो तुमको पहले 2 एनर्जी निकालना पड़ेगा, काइनेटिक और पोटेंशियल, फिर दोनों को ऐड करेंगे मिल जाएगा टोटल, 3 स्टेप है, 3 चीज करना है, 3 स्टेप नहीं 3 चीज करना है, तुमको पहले निकालना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल, फिर दोनों को ऐड करके टोटल, ये 3 चीज निकालना है, काइनेटिक पोटेंशियल टोटल, के ई पी ई और टी, ये 3 निकालने का है। के ई निकालने के लिए मैं बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट यूज करेगा, क्या यूज करेंगे, ऐसे याद रखो, के ई निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, फर्स्ट पोस्टुलेट। अगर तुमको पी निकालना तो पी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, पी का फॉर्मूला है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। के ई के लिए बोलो क्या करेंगे, के ई के लिए बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट, बहुत इजी है, बताऊंगा एकदम इजी है। पी के लिए फॉर्मूला है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। आईसी हम लोगों ने सेम ग्रेविटेशन में किया है, बराबर ना, ग्रेविटेशन में किया था, बराबर, इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किया था वहां पे, ये सब याद होगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, फिर टी तो बहुत इजी रहेगा, के ई को पी से प्लस किया टी मिल जाएगा, समझा। के ई के लिए बोर फर्स्ट पोस्टुलेट, पी के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल। चालू करते हैं, चलो देखो, बोलो, बताता हूँ, पोटेंशियल 11th से आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले से। फर्स्ट यहाँ पे रहेगा
क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे, इन बोर ऑर्बिट। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, बोलो कैसे निकालने, क्या बताया था बताओ। बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट, फ्रॉम बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट। एक और बात सुन लो, ये देखो, अगर ये डेरिवेशन ज्यादा मार्क के लिए आया है तो ही इसका स्टेटमेंट लिखना बरा, नहीं तो अगर कम मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए तुम स्टेटमेंट लिखते बैठेंगे, 2-2 पेज का आंसर बनाएंगे तो नहीं पॉसिबल, समझा। कम मार्क्स के लिए रहेगा तो डायरेक्ट पॉस्टुलेट का डायरेक्ट मैथमेटिक्स चालू कर देने का, थियरी उधर लिखो जहां पे जब ज्यादा मार्क के लिए आया तो, ठीक है। फ्रॉम बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट बताओ, पॉस्टुलेट जल्दी बताओ क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला याद है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इधर एन लिखना पड़ता है, ऊपर इधर जेड डालना पड़ता है, न्यू पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया था, देखो जेड डालना पड़ता है और कुछ नहीं ना, बस इतना ही है ये हुआ। और सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ, mv²/r होता है, यहाँ n लिखना पड़ता है, इधर भी n लिखना पड़ता है, ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है वो सब चीज ना, बराबर क्या, हाँ me बराबर, ठीक है। हाँ क्या बताया था बताओ मैंने, यहाँ से क्या निकालेंगे। अच्छा इधर डायरेक्ट इधर से करंट एनर्जी मिले कैसे, इधर देखो, अब देखो कैसे मिलता है, पहले सुन लो। एक r और एक r जा रहा है, देखो यहाँ से, इधर कुछ बचा है क्या, इसको घुमाओ ऐसा, तो बताओ ऊपर क्या बचा तुम्हारे पास, mv², क्या नहीं है ke के लिए, हाफ नहीं है, अरे ke का फॉर्मूला है हाफ mv², तो दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट टाइम और घुमाएंगे इसको, घुमाओ और हाफ से मल्टीप्लाई, खुद से कर लो, करो करो खुद से करो, खुद से आना चाहिए तुमको। हाफ MEVN² विल बी, कोई इधर हाफ से मल्टीप्लाई तो इधर भी, जब मैं यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करके नीचे का 4 बन जाएगा 8, ZE²/8πε0 r, n भी रहेगा बराबर, rn भी रहेगा। एक बात याद रखना, के निकालने के टाइम मालूम है कि तुमको आरएन आता है, आरएन का आंसर तुमको याद, लेकिन पुट नहीं करेंगे, के में पुट नहीं करेंगे, पी में पुट नहीं करेंगे, टी में पुट, क्योंकि हमको टोटल एनर्जी निकालने बोला, एनर्जी जिधर बार बार एक्स्ट्रा काम क्यों कर रहा है, डायरेक्ट एंड में जाके एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो आरएन में ही फॉर्मूला रहेगा। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ये का यही तो काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया है कितना है, ZE²/8πε0 rn, बराबर समझा है। ऐसे ही निकालेंगे पी, लेकिन तरीका अलग रहेगा वहां पे। इक्वेशन 1 सब लोग करें ना खुद से, हाँ खुद से ट्राई करो, अगर बीच में अटके तो यहाँ पे देखना। आप निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। सबको याद है फॉर्मूला, बताया था, बोलो क्या था फॉर्मूला, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं पी निकालने जा रहा हूँ, पी का फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे मैं पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, ये मैंने तुमको 11th में सिखाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, समझा, ड्यू टू अ चार्ज, बराबर। टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टेस्ट चार्ज पे तो टेस्ट करते हैं हम लोग, बराबर। तो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूँ डायरेक्ट, तुमको याद भी होना चाहिए, 1/4πε0, देखो बहुत ईजी है, बताता हूँ कैसे, इधर देखो, ये दिखाई दे रहा है, कौन सा फॉर्मूला बताओ, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है ना, उसमें एक छोटा सा चेंज होता है, बस क्या है देखो, कूलम्स लॉ में ऊपर स्क्वायर आता है, नीचे भी स्क्वायर आता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं आता है, बस इतना ही कंसेप्ट है, बराबर। तो बोलो फॉर्मूला क्या रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, 1/4πε0 E/r, समझा, याद रखने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा, इसको 11th में पढ़ा हुआ तुमको, इलेक्ट्रिक चाहिए तो देख लेना टेक्स्ट बुक में जाके, ठीक है। चालू करते हैं, बोलो पी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, तो मैं -e लिखने वाला हूँ यहाँ पे, बराबर, -e। अच्छा इनटू पोटेंशियल बता दिया है, बोलो क्या था, 1/4πε0 E/r ना, एक बात भूल रहा है, z भी लिखना पड़ता है ना, z भी रहता है ना, हाँ e के साथ रहेगा हमेशा z, बराबर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, इधर p तुमको मिलेगा कितना, पूरा एक साथ लिखना, माइनस में ZE²/4πε0 rn लिखना पड़ेगा, और बराबर ना, ठीक है। देख लो तुमको भी क्या ऐसे ही मिला के, देखो चेक करो आंसर, पी का आंसर, बराबर। तो के हो गया, पी हो गया, अभी क्या निकालते हैं, टी निकालेंगे। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हमको मालूम, ये इजी चीजें हैं, फटाफट आ जाना चाहिए तुमको। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। इधर देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होएगा, उसको थोड़ा इजी कर दूंगा। इधर देखो मैं के का वैल्यू डालेंगे, बताओ के का वैल्यू क्या था अपने पास, ZE²/8πε0 rn ना, प्लस करेंगे लेकिन खुद ये माइनस है तो अपने आप माइनस हो जाएगा, माइनस में ZE²/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। देखो बहुत सारा चीज कॉमन है, बहुत ज्यादा ही कुछ चीज यहाँ से कॉमन आ रहा है। देखो क्या कॉमन है यहाँ पे हमारे पास जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। तुमको मिलेगा 1/2 -1 ना, हाफ -1 होता है हाफ मालूम है ना, -हाफ का नीचे का 2 ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाए तो हो जाए -8। याद रखना हमेशा टी का आंसर के से मैच होता है, साइन खाली अलग रहेगा, देख लेना मैच होएगा। देखो यहाँ पे जगह है, लेकिन इधर लिख देता हूँ, इधर देखो, बोलो कितना आया, माइनस में जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ना आर एन। क्या यही कि देखो के जरा मैच तो होना चाहिए, वैसे होता है क्योंकि रूल है ऐसा, हो रहा है, खाली साइन का फर्क है। देखो के और टी मैच हो रहा है, दिखाई दे रहा है बराबर ना, के और टी मैच हो रहा है, ठीक है। समझा कैसे निकाला टी? रुक जाओ, मैंने क्या बोला था, इधर आर एन नहीं पुट करेंगे, इधर भी आर एन पुट नहीं, टी में पुट करना पड़ेगा आर एन ना, टी में आर एन पुट कर, आर एन याद है ना तुमको सबको, ठीक है। इधर करते हैं, सिंस हमको आर एन याद है, आप बोलो क्या था, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर द होल इन, अच्छा नीचे जेड भी आता है, द होल इनटू एन स्क्वायर, ये ना बराबर ना। चलो ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो अब तुम्हारा वो के से मैच नहीं होगा, क्योंकि के से तब मैच होगा जब के में भी तुम आर एन पुट करेंगे। आर एन का वैल्यू इससे मैच हो रहा है, देखो बराबर से अभी मैच हो रहा है, अब जब पुट करेंगे तो मैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो करते हैं फटाफट। तो अभी हमको यहाँ पे मिल रहा है टी जो है वो है माइनस जेड में ई स्क्वायर, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर एन का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, तुम लोग भी पुट कर रहे ना, खुद से करो ना, ये अभी इतना टाइम नहीं कि तुम लोग देखेंगे करेंगे, खुद से कर लो, अभी का अभी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए सबका, क्योंकि मैं भी तो खाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड, कैंसलेशन होगा, पाई और पाई जा रहा है और कुछ भी नहीं जा रहा है, देख लो एक बार अच्छे से, ई नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, लेके जाओ सबको ऊपर, लेके जाओ सब ऊपर जाएगा। टी जो है वो बनेगा तुम्हारा माइनस में जेड ई रेस टू 4, अच्छा जेड भी स्क्वायर क्योंकि दो जेड आ गया। देखो एक पॉइंट नोट किया रहेगा तुम, इधर देखो जरा, एक मिनट इधर देखो, जब भी ई का पावर बढ़ता है जेड का पावर भी बढ़ जाता है, बराबर। जब ई स्क्वायर था तो जेड था, और जब ई रेस टू 4 है तो जेड स्क्वायर आ गया, समझा, ये सब नोट करते चलो। तो जेड स्क्वायर हो गया, ई रेस टू 4 हो गया, और साथ में क्या आएगा, एम ई, बराबर ना। अपॉन बोलो क्या हमारे पास, बात मत करो, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर या फिर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, कैसा भी लिखो तुम्हारी मर्जी, हो गया बराबर ना, ठीक है। वो तुमको बताना पड़ेगा यहाँ पे डायरेक्टली इनवर्सली वाला लॉजिक, बराबर इनवर्सली है ना, हाँ। ये भी वैल्यू तुमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस ये लगेगा तुमको रेडबॉक्स वाले इक्वेशन में। अब मैं तुमको एक रेडबॉक्स का इक्वल याद है, 1/λ वाला आया था, 1/λ इज इक्वल टू आर, फिर ब्रैकेट के अंदर 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, हाँ वो आज डेरिवेशन कराऊंगा तुमको मैं, इजी होगा उसके लिए। तुमको ये लगेगा टी मतलब ही एनर्जी, एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी ना, हाँ। चलो थोड़ा उसको प्रॉपरली लिखो जरा। तो अगर मैं एन वाला पार्ट अलग लिखता हूँ तो जो टी है वो हमको मिल रहा है क्या, Z और N एक्चुअल में अलग लिखना पड़ेगा, Z और N अलग लिखना पड़ेगा, माइनस भी अलग होएगा, माइनस अलग, Z को हटाओ N को हटाओ, बाकी सब लिख दो, e रेज टू 4 me अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, बराबर ना। और यहाँ पे हमारे पास है z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ, n स्क्वायर दो, n स्क्वायर अलग लिखना पड़ेगा, बराबर राइट ना। देखो e रेज टू 4 me अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर अलग लिख दिया, z स्क्वायर भी लग दिया, माइनस भी अलग। ये जो है ना ये सब एक कांस्टेंट वैल्यू है, बराबर। z स्क्वायर अलग, क्योंकि हर एटम के लिए अलग z रहेगा ना, हर एटम के लिए अलग z रहेगा। अरे हर एटम का अलग एटॉमिक नंबर ना, अलग अलग इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, बराबर ना। हाँ किधर एक जगह पे लिया है ना, वो प्रोपोर्शनलिटी बताने के लिए है ना मैंने। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी नहीं बता रहा है, मैं कुछ अलग चीज कर रहा है, मैंने चालू किधर किया हो गया। देखो ये जितना भी वैल्यू है ना सबका एक नंबर कांस्टेंट नंबर आंसर है, जितना भी अंदर है, z का कांस्टेंट नंबर आंसर नहीं है। इधर मैंने एक सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी बताने के लिए z को ऐसा बताया था कि z एक्चुअल में एक एटम के लिए कांस्टेंट ही रहेगा ना, लेकिन अलग अलग एटम के लिए अलग अलग z आने वाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग रहेगा, बराबर। लेकिन अंदर देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है सब एक कांस्टेंट है, इसमें चेंज नहीं हो सकता है अंदर जो ब्रैकेट में। इसका आंसर आता है 13.6, कितना आएगा डायरेक्ट याद कर लो, कैलकुलेशन करने पे उतना आता है, माइनस में 13.6
और यहाँ पे रहेगा z² अपॉन n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता है, याद रहेगा किस में आंसर आता है? हम लोग अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं ना मॉडर्न फिजिक्स में, याद है? जूल में आंसर आता है, डिवाइड करते हैं चार्ज से, और किस में आंसर आ जाता है डायरेक्ट हमारा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रहेगा डायरेक्ट तुमको ये चीज। ऊपर वाला भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए कि ऊपर वाला हमको आगे वाला डेरिवेशन में यूज होने वाला है, और ये न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज होएगा। तो ये हमारा एक और डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट। समझा है ना सबको? बहुत लोग ने तो खुद से भी आंसर निकाला रहेगा ना करते करते। आए खुद आगे पीछे नंबर यहाँ पे हो जाता है, एलिमेंट हो, बाकी तो आता रहेगा तुमको ना। समझा कैसे किया है? बराबर। तो ये हम लोग ने एक और चीज कर दिया, टोटल एनर्जी भी निकाल दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लो क्वेश्चन लिख लो। अच्छा एक बात बताओ जरा, यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या? पोटेंशियल एनर्जी कम है काइनेटिक एनर्जी से, नेगेटिव साइन वो है ना। ये एक चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और चीज बताता हूँ, ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंडेड है, न्यूक्लियस को पकड़ के रखा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, बराबर। अगर प्लस होता तो ये नेगेटिव है, इसलिए तुमको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ता है निकालने के लिए उसके ऑर्बिट से। समझा? दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द, बाउंडेड ना, बॉन्डेड नहीं, बाउंड, पकड़ के रखा है उसको, समझा? बॉन्डेड बाय द न्यूक्लियस, ये चीज है। लिख लो उधर लिखो, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, सब लोग लिखो, टाइम पास मत करना, इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। कौन से फोर्स से? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव फोर्स? न्यूक्लियस बाय अट्रैक्टिव फोर्स। समझा ना सबको ये चीज क्या है? आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे वाला भी कर लेते हैं। आगे है रेडबक्स का फॉर्मूला। आ गए हम लोग ऑलमोस्ट एंड तक, ठीक है, हो जाएगा। अब छोटा देखो, अब जैसे आगे के जाएंगे ना, थोड़ा डेरिवेशन याद रखने टाइप है, थोड़ा नहीं कैसा, थोड़ा याद रखना। एंड वाला डेरिवेशन जब हम लोग 11 12 पहुंचे, कितना 11 बताया तुमको मैंने, 11 है वो। एंड के जो समझो 9 10 11 वाले रहेंगे वो थोड़ा याद रखने टाइप है, लेकिन बताऊंगा उसमें भी लॉजिक बताऊंगा। ये सब तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सब कर लो एकदम अच्छे से। अभी कितना हो गया? अभी हमारा हाफ 4 हो गया ना। आगे बढ़ता है, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के रखो, रेडबक्स इक्वेशन, रेडबक्स फॉर्मूला फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस, रेडबक्स फॉर्मूला फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस। क्वेश्चन 15, रेडबक्स फॉर्मूला RY आएगा, RY दिया है इसमें, चेक करो देखो क्या दिया। RY ही रहेगा वैसे तो, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। रेडबक्स फॉर्मूला फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस, बराबर ना। स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। इसमें देखो, इसमें हम लोग बोर का थर्ड पोस्टुलेट यूज लगाएं। क्या करेंगे? बोर का याद है थर्ड पोस्टुलेट, E इज इक्वल टू EM माइनस EN इक्वल टू H नू। कल का लास्ट फॉर्मूला यही था ना? अरे वही था ना, एक्साइटेड ऊपर जाएगा 10⁻⁸ सेकंड में, नीचे आएगा एनर्जी लाइट के फॉर्म में देगा, बार बताया था ना। हाँ, तो वो यूज करेंगे। नू अलग कर लेंगे, नू जो है ना, नू उसको अलग करेंगे, बराबर। और बाकी जो भी अंदर बनता है उसमें ये T लगेगा, तुम्हारा एनर्जी E लगेगा ना, EM माइनस EN। E मतलब एनर्जी, E मतलब ही TE, समझ जाओ। चलो चालू करते हैं। देखो तो बोलो कौन सा बोर का कौन सा पोस्टुलेट? थर्ड पोस्टुलेट। देखो ये देख लो जरा, ये थोड़ा अलग है और ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो, बराबर। ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इसका आने का चांसेस रहता है, ये सब देख लेना। इसको देखो जरा, यहाँ पे देखो, फिर अगर टाइम मिले तो बीच में लिखते भी चलो ऐसा। हाँ बोलो, बोर का कौन सा पोस्टुलेट? बोर्स, हाँ, फ्रॉम बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। देखो बात मत करो, बोर का थर्ड पोस्टुलेट सबको आता रहेगा, थियरी खुद से लिखना है तुमको, मालूम है ना थियरी? हाँ, वो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो हायर ऑर्बिट में जाता है, वहाँ पे रुकता है, रिटर्न आता है, एनर्जी देता है, डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल, वो सब सिखाया स्टेटमेंट, सब खुद से लिखना है, बराबर। हाँ, तो वो जो एनर्जी देगा वो होता है EM माइनस EN विच इज इक्वल टू H नू। मालूम है ना तुमको ये चीज मालूम है, ठीक है। नू अलग करेंगे, बताया था ना, नू अलग कर लो। बोलो जब मैं नू अलग कर लूँ, नू मालूम है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ना। हाँ, नू अलग किया तो आता है EM माइनस EN अपॉन H, बराबर है। हाँ, E मतलब मैंने क्या बताया? E मतलब टोटल एनर्जी,
टोटल एनर्जी ये नहीं यूज करेंगे, ऊपर का फॉर्मूला यूज करेंगे बराबर, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऊपर उधर पुट करेंगे। देखो उससे पहले मुझे ईएम और ईएम निकाल के लेते हैं। बताओ ईएम जो है ना, ईएम ये क्या रहेगा इसके हिसाब से, ईएम बताओ। ईएम माइनस में e⁴ m, अरे m बोला तो n के जगह पे m लिखने का, m तो ऑर्बिट, अगर मैं en बोलूं तो n के जगह पे तो n है ही है ना पहले से, समझा। देखो बताता हूं, हाँ तो मैं em निकाल रहा हूं, तो माइनस में e⁴ me अपॉन बोलो क्या है हमारे पास 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, n लिखूं n स्क्वायर लिखूं कि m स्क्वायर लिखूं, हाँ m स्क्वायर, क्योंकि हम लोग m तो ऑर्बिट देख रहे हैं, m स्क्वायर h स्क्वायर और ऊपर क्या हमारे पास z स्क्वायर, समझा। em का वैल्यू ऐसा ही, en का वैल्यू बताओ जरा मेरे को, en सिर्फ यही ना, सिर्फ m के जगह पे n आ जाएगा, करो करो खुद से ट्राई करते रहो। माइनस e⁴ me z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ये em और en मैंने निकाल लिया है बराबर। ये em और en ऊपर पुट करेंगे, उधर पुट करते हैं इसको, ये em en ऊपर पुट करेंगे। देयरफॉर बोलो नू क्या बनेगा फिर, em का वैल्यू ये मेरे पास है माइनस e⁴ me z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m स्क्वायर h स्क्वायर। जब ये en में इधर पुट करूंगा ना, en खुद भी माइनस है और बीच का साइन भी क्या है माइनस, तो बीच में हो जाएगा अपने आप प्लस e⁴ me z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। याद है इसके नीचे और कुछ है, h बचा है, याद है क्या h, मैंने तो em माइनस en का वैल्यू डाला ना, बराबर है। अरे अब इजी हो जाएगा, बहुत सारा चीज कॉमन है, m स्क्वायर और n स्क्वायर को छोड़ा ना सब कॉमन है, उधर निकालो कॉमन निकालो, m स्क्वायर और n स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब कॉमन, तो क्या मिलेगा, साइन वाइन मत देखना, साइन को छोड़ के बाकी बाहर निकालना। बोलो e⁴ कॉमन आएगा, me कॉमन आएगा, z स्क्वायर भी कॉमन आएगा, नीचे से हमारे पास 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m स्क्वायर, सॉरी m बाहर तो आ ही नहीं सकता है, h स्क्वायर आएगा। एक बात मानते क्या, नीचे का जो h है वो भी उसके साथ लग जाएगा ना, और h स्क्वायर बन जाएगा तुम्हारा h, समझा। इतना मैथ्स आता रहेगा ना तुमको, a अपॉन बी द होल अपॉन c, तो वो b इंटू सी लिख सकते हैं हम लोग नीचे, ऐसा बराबर, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, पहले प्लस वाला क्या है 1 अपॉन n स्क्वायर, देखो कल जैसा बन रहा है ना, माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, बराबर है इतना। हाँ अब जरा ध्यान दो, याद है फॉर्मूले में यहाँ पे क्या था 1 अपॉन लैम्बडा, याद है, तो वो लेके आना पड़ेगा। सब लोग यहाँ पे ध्यान दें, जगदीश बात नहीं होना चाहिए। सिंस हमको मालूम है कि जो नू का लॉजिक याद है क्या, देखो c इज इक्वल टू नू लैम्बडा, मालूम है, ये सबको सिखाया ना। नू निकालो यहां से, c बाय लैम्बडा, चलो ये नू के जगह पे पुट, क्योंकि मुझे 1 बाय लैम्बडा चाहिए ना, रेडबक्स के फॉर्मूले में 1 बाय लैम्बडा आता है, तो नू के जगह आ जाएगा c बाय लैम्बडा इक्वल टू e⁴ me z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास है 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, बराबर है। इतना समझा है। 1 अपॉन लैम्बडा चाहिए कि तुमको c अपॉन लैम्बडा चाहिए, 1 अपॉन लैम्बडा चाहिए, c हटाओ c नीचे भेज दो, तो 1 अपॉन लैम्बडा बोलो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे e⁴ me z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब के साथ c भी आ चुका है बराबर, और यहाँ पे हमारे पास है 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, बराबर है, ठीक है। हाँ अब देखो ये जो इतना पार्ट बचा ना, ये पार्ट एक पर्टिकुलर एटम के लिए तुम्हारा z का वैल्यू भी सेम रहता है, हाँ एक पर्टिकुलर एटम के लिए सेम रहता है ना, हाँ अलग अलग एटम के लिए तुम्हारा z का वैल्यू चेंज हो जाएगा। हम लोग एक एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम निकाल रहे हैं, उसका वेवलेंथ देख रहे हैं बराबर, ऐसा, तो z का वैल्यू मैं भी कांस्टेंट लूं, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो एक ही एटम का निकालेंगे ना, एक ही टाइम सबका थोड़ी निकाल रहे हैं, एक ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो z मेरे लिए कांस्टेंट, me तो कांस्टेंट है, ये e सब कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सब कुछ कांस्टेंट है, इसीलिए ये पूरे चीज को बोलते हैं रेडबक्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, और उसको ले लेते हैं RH। कल बताया था ना, कल वो R था, सिर्फ कांस्टेंट बोला था उस टाइम पे उसमें, लेकिन बोलते बोलते मैं बता दिया था कि उसको रेडबक्स कांस्टेंट बोलते हैं बराबर, अगर तुमको याद रहेगा तो। 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, बराबर, ये हुआ तुम्हारा कल का फॉर्मूला डिराइव्ड, ये हुआ रेडबक्स इक्वेशन, बराबर, समझा है। RH मतलब क्या है, रेडबक्स कांस्टेंट, समझा रेडबक्स कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो ये हमने एक और डेरिवेशन यहाँ पे कर दिया,
किसमें? ये क्योंकि मेरे को ना ये वाले पार्ट का आंसर कंफर्म है, हर अलग अलग क्वेश्चन में z का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू, हाँ क्या कांस्टेंट नहीं, वो डिपेंड करता है ना कि देख ये छोटा कर सकते थे इसको और नंबर में इधर थोड़ी मैं नंबर लिया, इधर तो मैंने उसको कांस्टेंट बोला है। और जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा ना उसमें रेड बॉक्स कांस्टेंट अलग से न्यूमेरिकल में देंगे तुमको, रेड बॉक्स कांस्टेंट, समझा? उसमें इतना सब देते नहीं बैठेंगे लोग एक ही एवेल्यूएटेड है रेड बॉक्स कांस्टेंट, इजी हो जाता है थोड़ा क्वेश्चन। हाँ है, लेकिन दिया नहीं हमारे सिलेबस में शायद, इसको एक वैल्यू होता रहेगा इसका, बराबर, एक होता भी है शायद, चेक कर तुमको टेक्स्ट बुक में दिया है यहाँ पे तो दिया रहता है, रेड बॉक्स कांस्टेंट दिया रहता है, उधर गिवन में दिया रहता है, सब ब्रैकेट में लास्ट में देंगे, इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, रेड बॉक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू रहता है, इधर मेरे पास नहीं है, लास्ट ईयर के सिलेबस में था इसका वैल्यू, पर इससे दिया नहीं, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये RH को बताओ क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रेड बॉक्स कांस्टेंट। हाँ क्या? हाँ तो गिवन में हर एक न्यूमेरिकल में अलग अलग देते हैं ना इसके लिए, ऐसा। एक्चुअल में ना ये सब चीज जो भी है ना, ये हाइड्रोजन एटम के ऊपर चल रहा है, ये जो भी है ना ये हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही है, तो उसके लिए तुम्हारा जब भी क्वेश्चन आएगा तो RH उतना ही मिलेगा तुमको, समझा? ऐसा समझा क्या हुआ? ये रेड बॉक्स ध्यान दे रहे सब लोग, बराबर? तो रेड बॉक्स फॉर्मूला आपने डिराइव कर दिया। अब जो करने वाला ना यहाँ पे, उसके लिए तुमको कल का थोड़ा थियरी याद होना चाहिए, अब जो नेक्स्ट करने वाला हूँ मैं, और इसके ऊपर किसमें उसमें बोर्स वगैरह का फॉर्मूला लगता नहीं है, ऐसा बड़े बड़े एलिमेंट में नहीं लगता है, छोटे छोटे आइटम में ही लगता है, छोटे छोटे आइटम में ही लगता है ऐसा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा अलग है, क्वेश्चन बड़ा है, लिख लो, क्वेश्चन लिखो सब लोग। क्वेश्चन 16 है डिराइव फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज। कल याद है लाइमन बाल्मर सीरीज तुमको आता है, जो पहला सीरीज होता है वो क्या होता है? लाइमन, फिर हाँ, फिर उसके बाद ब्रैकेट, और फिर फर्ड सीरीज होता है ना। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन है डिराइव फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज। आगे भी है, लिखो पहले इतना, लाइमन एंड बाल्मर सीरीज, इसका तुमको वेवलेंथ निकालना है, बराबर? इसका क्या निकालेंगे हम लोग? वेवलेंथ। डिराइव फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज स्पेक्ट्रल लाइंस एंड डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। याद है कल शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तुमको सिखाया था, छोटा वेवलेंथ तो गैप छोटा रहता है, m का वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है। हाँ उस पे आएगा, उस पे बहुत कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। इसके बाद है एंड डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ of lines in both the series, दोनों सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझा कि तुमको क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन बोला है कि लाइमन सीरीज का वेवलेंथ निकालो और बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ निकालो, ये क्वेश्चन है। अच्छा मैं चार चीज पूछा इसमें तुमको, बोला ये लाइमन सीरीज का वेवलेंथ बताओ, बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ बताओ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दोनों का बताओ। चार चीज पूछा है हमको, बराबर? बहुत इजी है सब कुछ, अगर तुमको थियरी आता रहेगा। देखो लाइमन सीरीज याद है तुमको? लाइमन सीरीज में जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जंप मारता है, ये सब 11th में सिखाया हुआ है। फर्स्ट में जंप मारता है ना, n=1 पे जंप मारता है, मालूम है ना तुमको? ये सब चीज मालूम होना चाहिए था, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब 11th में सिखाया हुआ चीज है ना। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सेकंड से जंप मार सकता है, सेकंड से फर्स्ट पे जंप मार सकता है, थर्ड से फर्स्ट पे जंप मार सकता है, फोर्थ से फर्स्ट पे, किधर से भी फर्स्ट पे ही जंप मारता है। बोलने का मतलब ये, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऊपर के हायर ऑर्बिट से कहाँ जंप मारता है? फर्स्ट, मतलब n का वैल्यू क्या लेने का तुमको? 1, बराबर? समझाए? हाँ। बाल्मर सीरीज में क्या होता है, वही सेम लॉजिक है, सब इलेक्ट्रॉन जैसे कि थर्ड से सेकंड पे जंप मार रहा है, फोर्थ से सेकंड पे जंप मार रहा है, एंड से ऐसा जंप कहाँ मार रहा है? सेकंड। ये मेन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, समझा? बाल्मर सीरीज में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जंप मारता है कोई भी ऑर्बिट से, हायर ऑर्बिट से, कहाँ पे? सेकंड, एक्सेप्ट फर्स्ट से नहीं जा सकता ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे थोड़ी ऊपर जाएगा। समझ में आया? बोलो। बोलने का मतलब है लाइमन सीरीज के लिए n का वैल्यू 1, बाल्मर सीरीज के लिए n का वैल्यू 2, बराबर ना? यही मेरे को चाहिए। चलो मुझे ऑलरेडी वेवलेंथ तो आता ही है ना, वेवलेंथ का फॉर्मूला है ना हमारे पास ऊपर यहाँ पे। चलो सिंस हमको फॉर्मूला तो ऑलरेडी मालूम है, नहीं जरूरी नहीं है,
लेकिन तुमको आना चाहिए सब चीज़, मालूम है ना तुमको ये चीज़, ये 11th में सिखा हुआ चीज़ है बराबर, ये आना चाहिए तुमको। हाँ, तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है आज का, पहला पॉइंट रहेगा हम लोग रेडबर्ग्स फॉर्मूला लगाएंगे बराबर, रेडबर्ग्स फॉर्मूला लगाएंगे और हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। बताया ना थोड़ी देर पहले, बताया हाइड्रोजन के लिए लगता है, आता है ना तुमको फॉर्मूला आता है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ जरा, इसमें ना z को नहीं लिया, जैसे अपन ने यहाँ पे z को नहीं लिया था, इधर भी z को नहीं लिया है, ये देख रहे हैं z वाला पार्ट, ये देख रहे हैं z से कंफ्यूजन जो होता है हमको, z वाले पार्ट को नहीं लिया क्योंकि कांस्टेंट में ऐसा पहले भी हुआ है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे, हाँ तो ये इतना पार्ट समझ जाओ, z को छोड़ा तो वो RH है और ये तुम्हारे लिए z² है बराबर। अगर तुम हाइड्रोजन देखते हो तो पूरा वाला पार्ट तुम्हारा RH हो जाएगा, मैंने बताया राइट ही बताया, गलत नहीं है बराबर। मैं तुमको बताया ना कि जो देख रहे हो किसके लिए देख रहे हैं, हाइड्रोजन, सिंपल है, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो गया Z ना, समझ जाओ ना इतना तो बराबर। बाकी अलग अलग आइटम देखना है तुमको, RH वो सब अलग अलग हो जाएगा, समझा, उसमें फॉर्मूला अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और देखते हैं लाइमन बाल्मर सब निकालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सिंस हमको मालूम है कौन सा फॉर्मूला, रेडबर्ग्स फॉर्मूला ना, सिंस फ्रॉम रेडबर्ग्स इक्वेशन या तो रेडबर्ग्स फॉर्मूला, रेडबर्ग्स इक्वेशन, रेडबर्ग्स इक्वेशन क्या है लिख लो, 1 लिख लो, खुद से करो, 1 लैम्बडा इज इक्वल टू RH Z²। अच्छा आगे लिख सकते हैं फ्रॉम रेडबर्ग्स फॉर्मूला इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, ये थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो और एक स्टेप करना पड़ेगा। हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग रेडबर्ग्स फॉर्मूला लिख रहे हैं तो Z हट जाएगा, समझ जाओ, समझा। हाइड्रोजन एटम के लिए तुमको Z का वैल्यू कितना लेना पड़ता है, 1, Z रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब ही एटॉमिक नंबर, समझ जाओ बराबर। RH तो यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है 1/n² माइनस 1/m²। लाइमन बाल्मर दो चाहिए ना हमको लाइमन भी चाहिए, हमको बाल्मर भी चाहिए और उनका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी चाहिए। ठीक है, निकालते हैं ना, पहले लाइमन निकालो, पहले लाइमन निकाल लेते हैं। फॉर लाइमन सीरीज एक ही तो काम करना है, क्या करने का लाइमन के लिए बोलो, n का वैल्यू डालने का, करो खुद से भी आएगा तुमको। लाइमन में इसमें ही n का वैल्यू 1 डालो तुमको लाइमन मिल जाएगा, इसमें n का वैल्यू 2 डाल दो तुमको बाल्मर मिल जाएगा, करो खुद से करो। फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज जो होता है 1/λ, इसका अच्छा जो बताना पड़ेगा बाजू में, n का वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, RH आएगा 1/1² मीन्स 1 हो जाता है, माइनस 1/m², m में कुछ मत कर देना, समझा, हो गया वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। सेम अब हम लोग निकालेंगे वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज, उसमें n के जगह मालूम है तुम लोग क्या पुट करेंगे, 2 डाल दो, हो जाएगा तुम्हारा आंसर, निकालो फटाफट खुद से। फॉर बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज निकाल रहे हैं, बाल्मर सीरीज में n का वैल्यू तुम्हारा होता है 2, पुट कर रहे वैल्यू 1/λ का आंसर आएगा, रेडबर्ग्स कांस्टेंट RH 1/4 हो जाएगा इस केस में तुम्हारा आंसर, और माइनस में 1/m² आएगा, बराबर है ना, इजी है क्या, Z गया ना, H हाइड्रोजन एटम देख रहे हैं, हाइड्रोजन एटम देख रहे हैं, Z का वैल्यू 1 लिया है ना स्टार्टिंग में ही, सब पूरा हाइड्रोजन के लिए ही है, जितना भी सब हाइड्रोजन के लिए, समझाइए कैसे निकाला है। और 2 काम और बाकी, बोलो कौन सा, शॉर्टेज हो लेंगे, ये देखो बताता हूँ शॉर्टेज, इसके लिए कल का तुमको थियरी आना चाहिए। इधर देखो, कल याद है मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ये जो लाइन्स है इनके बीच का गैप कम हो सकता है बराबर, गैप जो है वो गैप कम रहता है, कब, जब वेवलेंथ क्या, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए गैप कम होता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होता है, जब m का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, कल सिखाया था मैं तुमको बराबर, बहुत सिंपल आंसर है। तो m मालूम है क्या रहता है, m मतलब हायर ऑर्बिट, m का सबसे लास्ट आंसर क्या ले सकते बताओ तुम, इन्फिनिटी, कहीं से भी आ रहा है, समझा। तो सिंपल है, अगर तुमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, हाँ शॉर्टेस्ट, देखो ये दिखा है ये इक्वेशन, अगर तुमको लाइमन के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो लाइमन के फॉर्मूले में m के जगह पे इन्फिनिटी, अगर तुमको बाल्मर का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो उधर m के जगह पे, खत्म, करो खुद से करो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बताना पड़ेगा किसके लिए, फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए हम लोग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल रहे हैं, उसमें m का वैल्यू हमारे लिए इन्फिनिटी रहेगा, इसका मतलब है, इसमें मतलब है कि m का वैल्यू इन्फिनिटी, याद है ना 1/∞ का स्क्वायर, कुछ भी 1/∞ 0 होता है, हाँ तो वो हटा देना है पार्ट डायरेक्ट, 1/λ का आंसर RH बराबर, लैम्बडा चाहिए तुमको, लैम्बडा बोलो 1/RH, याद है, कल याद है लैम्बडा का एक फॉर्मूला आया था n²/RH, n² मैंने बताया था इससे छोटा नहीं हो सकता है गैप, n²/RH ही, n का वैल्यू क्या लिया है, हाँ ऐसा समझा लॉजिक, ऐसा है वो चीज़, हाँ
तो थोड़ा बहुत समझेंगे तो फिजिक्स इजी है, इतना कुछ हार्ड वार्ड नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ में तुमको चाहिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज, उधर भी वही काम करो। हाँ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कर रहे हैं ना तुम लोग खुद से, ये खुद से करो, ये सब देख के मत करना। फॉर बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के लिए अगर तुमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो फिर से बाल्मर का जो वेवलेंथ होता है उसमें m का वैल्यू पुट कर लेंगे इन्फिनिटी। तो इधर जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमको मिलेगा आंसर 1/λ इक्वल टू RH। अच्छा, ये 1/4 के साथ वो तो चला गया, ठीक है, तो RH/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन लैम्बडा निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, लैम्बडा इज हो जाएगा 4/r। हो गया खत्म, ये भी क्वेश्चन, समझा? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इजी है ना। चलो, तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया ना हम लोगों ने, 6 हो गया, ठीक है। आगे भी एक ऐसा ही प्रूफ है, वो भी करते हैं। सबको समझा नहीं जो पढ़ाया ये? हाँ, अब आगे जा रहे हैं, आगे और थोड़ा देखो, अब धीरे धीरे और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज। जल्दी, डेरिवेशन है, ऐसे छोटा छोटा डेरिवेशन है। शो दैट, क्वेश्चन 17, शो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन का मतलब समझ में आता है तुमको? फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? तुम्हारा जो लाइमन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कहां से मार रहा है? सेकेंड हाई लेवल से फर्स्ट पे जंप मार रहा है, उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन। अरे लाइंस बनाया था ना मैंने यहाँ पे ऐसा ऐसा, जब सेकेंड से फर्स्ट पे जंप मारेगा वो तो पहला लाइन है, समझा? मैंने उल्टा बनाया था, एक्चुअली में ऐसा होता है बराबर, छोटा छोटा फिर बड़ा बड़ा ऐसे जाता है। देखो ऐसा होता है, सेकेंड से फर्स्ट पे जंप मारा तो पहला लाइमन सीरीज, पहला लाइन ना, फिर थर्ड से फर्स्ट पे मारा, फोर्थ से फर्स्ट पे मारा, फिफ्थ, समझा? ऐसा होता है, ठीक है, चलेगा। चलो, इससे कुछ मतलब इतना नहीं, मतलब समझना आना चाहिए बस। मतलब द फर्स्ट लाइमन सीरीज, क्या लिखा है? शो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज is equal to the difference of, is equal to the difference of, is equal to the difference of limiting frequency of Lyman series, limiting frequency of Lyman series, limiting frequency ऑफ लाइमन, एक्चुअली में पूरा लिखना चाहिए, लाइमन एंड लिखो बाल्मर सीरीज, या तो लाइमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज लिखा तो भी चलेगा। ऐसा क्वेश्चन है, लिख लो फिर चालू करते हैं। लिखा क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन है, बोला है कि जो पहला लाइन है लाइमन सीरीज उसका फ्रीक्वेंसी निकालो। पहले क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि जो लाइमन सीरीज का जो पहला लाइन है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किसका डिफरेंस रहता है? लिमिटिंग वैल्यू। किसका लिमिटिंग वैल्यू? लाइमन सीरीज का खुद का लिमिटिंग वैल्यू को जब मैं बाल्मर सीरीज के एक वैल्यू से, लिमिटिंग वैल्यू से डिफरेंस करूंगा तो मेरे को मिलेगा लाइमन सीरीज का पहला लाइन का फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर से देखो, लिमिटिंग मतलब याद है? लिमिटिंग वैल्यू, अरे यही तो है लिमिटिंग वैल्यू। ये इन्फिनिटी जब पुट करते हैं उसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। कल भी तो याद है, कल आया था एट लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ, तो लिमिटिंग वैल्यू यही है, इसी का मतलब, इसका मतलब है लिमिटिंग वैल्यू। देखो, ये है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन के बाद, हाँ लाइमन है, ये वेवलेंथ किसका है? लिमिटिंग वैल्यू, ये भी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेवलेंथ है, बाल्मर सीरीज का है। लेकिन हमको वेवलेंथ नहीं पूछा है, हमको पूछा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन यहाँ से हम लोग यही लैम्बडा के पे उल्टा करके एन नू बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ध्यान तो जरा देखो क्या करने वाला, सुनो। यही मैं वही रेड बॉक्स का फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे हम लोग, लेकिन वेवलेंथ के लिए नहीं हम लोग यूज करेंगे, हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करेंगे इसको। याद है लैम्बडा कहाँ से आया है? अरे नू से आया, नू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा होता है ना, वहां से आया बराबर। तो उससे मैं पहले नू बनाऊंगा, नू बना के दिखा देता है तुमको मैं। फिर हम लोग उससे 3 काम करेंगे। एक तो पहला है कि फर्स्ट लाइन का लाइमन सीरीज का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फर्स्ट लाइन का कैसा निकालेंगे? n का वैल्यू बताओ, क्या पुट करेंगे? n का वैल्यू 1 कहां से आया?
2 से आया, n का वैल्यू 1 और m का वैल्यू 2, ये पुट किया तुमको पहले लाइन का लाइमन सीरीज का फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, बराबर। फिर तुमको अगर लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए लाइमन सीरीज का तो m का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, मतलब यही ये दिख रहा है इसमें, ये ना लाइमन सीरीज में m के पे क्या डाल देंगे, इन्फिनिटी। बाल्मर सीरीज का अगर तुमको चाहिए लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी तो m का वैल्यू इधर भी इन्फिनिटी, यहां से आ जाएगा। चलो करते हैं, देखो ध्यान दो, तो ध्यान दो थोड़ा, एंड का टाइम में देख लो समझ अच्छे से। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट बताओ मैं क्या निकालूं यहां से, रेड बॉक्स फॉर्मूले से मैं तुमको पहले फ्रीक्वेंसी बता देता हूं, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा। देखो इधर देखो, किधर है फ्रीक्वेंसी, ये दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी नू, हाँ ये नू वाला फ्रीक्वेंसी सिंस या फिर लिख सकते हैं फ्रॉम रेडबर्ग्स फॉर्मूला, फ्रॉम रेडबर्ग्स फॉर्मूला। बोलो रेडबर्ग्स का फॉर्मूला क्या है, यही ना नू वाला, ये जो फ्रीक्वेंसी होता है यहां पे आएगा तुम्हारा रेडबर्ग्स कांस्टेंट RH और बाजू में z² बच जाता है, बराबर। और हमारे पास आगे क्या है 1/n का स्क्वायर माइनस 1/m का स्क्वायर, बराबर है। देखो फ्रीक्वेंसी के लिए अभी वेवलेंथ लिया था, अभी फ्रीक्वेंसी लेके चल रहे हैं, और क्या है, समझा, हाँ तो 1 ले लेंगे, उसमें क्या है, बराबर। हाइड्रोजन के लिए तो 1 ले लेंगे, अभी तो फिलहाल ऐसे लेके चलते हैं, उससे भी वही प्रूव होता है, लेकिन हाइड्रोजन बोला नहीं तो नहीं लेंगे। देखो ध्यान दो, इतना समझा कहां से आए, ये बीच का इक्वेशन है यार। अच्छा इससे बताओ क्या क्या निकालना है तुमको, क्या क्या चाहिए तुमको, 3 चीज चाहिए बताया था मैंने तुमको। फर्स्ट लाइन का फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, फर्स्ट लाइन, हाँ यहाँ पे एक बता दो, आगे एक जन को डाउट बता दो, क्या यहाँ पे एक डाउट आना चाहिए था। देखो सी नहीं है यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है नू जो है ना, नू को लिखा c/λ, सी जब भेजा तो बना RH, बराबर। यहाँ पे सी नहीं भेजा फिर भी उसको RH तुमको लेना पड़ेगा, समझा। अब ऐसा ही कोई तो एक वैल्यू रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू, वो रेडबर्ग्स के हिसाब से यहाँ पे वो रेडबर्ग्स कांस्टेंट वैल्यू अलग रहेगा। अरे ये और ये यहाँ पे सेम हो ही नहीं सकता, यहाँ पे सी आता है वहाँ पे सी आएगा ही नहीं। ये लगता है तुम यहाँ पे सी से बनाया RH, इसमें RH में सी छोड़ के बाकी सब है, देखो सी छोड़ेंगे सब आएगा बाकी, समझा। सी छोड़ दो बाकी सब आता है, क्योंकि सी तो तुम्हारा नू के अंदर ही आ गया, अभी नू इक्वल टू c/λ होता है ना। अरे बोलने का सिंपल सा मतलब है 1, देखो यहीं से तो सब कुछ बना है, अगर मैं यहाँ पे सी डाल दूं तो पूरा प्रॉपर यहाँ वाला रेडबर्ग्स कांस्टेंट मिलेगा तुमको, बराबर। सी हटाया तो वो अलग रहेगा, यहाँ पे वैल्यू अलग देंगे तुमको अगर गिवन में दिया जाएगा तो, समझा। वैसे तो मैं RH लेके चल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ये हो गया, हम लोग क्या निकाल रहे थे, फर्स्ट लाइन का फ्रीक्वेंसी ना, फर्स्ट लाइन फ्रीक्वेंसी, हाँ इन कौन सा सीरीज, हमारा लाइमन सीरीज। चलो बताओ कैसे निकालेंगे, क्या क्या वैल्यू बताया था बताओ, n का वैल्यू 1 एंड m का वैल्यू 2 ना, इसमें पुट करो, फ्रीक्वेंसी निकालो जल्दी, बताओ, खुद से भी कर सकते करो। नू का वैल्यू जो रहेगा वो होगा RH z², 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1/2 का स्क्वायर होता है 4, 1 माइनस 1/4 होएगा 3/4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नू जो बनेगा वो रहेगा 3/4 RH z²। ये एक आंसर निकाल के रख दिया है मैंने, खुद से भी तुमको भी आना चाहिए, कर लो, इतना हार्ड वार्ड नहीं है ये एक मैंने निकाल दिया। 4 स्टेप में, 5 स्टेप में आंसर आ जाएगा, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है, बोलो क्या निकालो, लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी। अब बोला ना डिफरेंस निकालना पड़ेगा, लेकिन डिफरेंस से पहले तुम्हारे पास लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी तो होना चाहिए। लाइमन का भी लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और बाल्मर का, तो मैं एक निकालता हूं पहले, लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सीरीज। इसका मतलब मालूम है, इसका मतलब है लाइमन सीरीज में तुम लोग n का वैल्यू तो n का वैल्यू 1 डालेंगे, लेकिन m का वैल्यू डालेंगे, क्योंकि लिमिटिंग में m का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करना पड़ता है ना हमेशा। चलो तो पुट करो, यही फॉर्मूले में आ तुमको आंसर। तो यहाँ पे तुम्हारा जो नू है वो नू क्या मिलेगा हमको, नू का आंसर रहेगा RH z², ये तो 1 हो गया, वो 0 हो गया ना, RH z², बस इतना ही ना, इतना ही मिलेगा ही, बराबर। तो ये तो उधर भी लिख सकते थे, नू इज इक्वल टू RH z², डायरेक्ट मिल रहा है। नू का आंसर है RH z²। एक और करते हैं फिर आगे, फिर हमारा आंसर लास्ट में। सब लोग करें ना, खुद से करो, नहीं कर रहे तुम्हारी गलती रहेगी, मेरा कुछ नहीं है। लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, फिर से अभी बाल्मर का भी तो निकालना पड़ेगा ना, एक बार मैंने लाइमन का निकाला, अब बाल्मर का भी निकालना पड़ेगा। लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट लाइन सिर्फ लाइमन का फ्रीक्वेंसी है, इधर फर्स्ट लाइन नहीं बोला। देखो ना क्वेश्चन में कहां बोला है फर्स्ट लाइन, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि लाइमन सीरीज का जो फर्स्ट लाइन का फ्रीक्वेंसी रहेगा उसका आंसर डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस, बाकी दो का लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ऐसा है।
लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज में तुमको सब वैल्यू याद होना चाहिए, मालूम है ना, n का वैल्यू 2 लेंगे और m का वैल्यू लेंगे इन्फिनिटी, वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ जरा क्या आ रहा है, देखो खुद से भी करो। तो यहाँ पे जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, 1 मिनट, इसको लिखने का तरीका भी अलग होना चाहिए क्योंकि नहीं तो मैच हो जाएगा। ये देखो इसको लिखेंगे नू, थोड़ा जगह देखो, नू लिखेंगे इन्फिनिटी l, समझ जाओ इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि तुम लोग लिमिटिंग निकाल रहे हैं, l क्यों, क्योंकि लाइमन सीरीज का है, बराबर। ऐसा खुद से यहाँ पे भी कर लेना, यहाँ पे आएगा नो इन्फिनिटी b, बाल्मर सीरीज का निकाल रहे हैं, और वैल्यू हम लोग यहाँ इधर पुट करेंगे, RH रहेगा, Z स्क्वायर भी रहेगा, n का वैल्यू क्यों 2 है तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 आ रहा मतलब ऐसा ना, ऐसा RH Z स्क्वायर बाय 4। हाँ, प्रूफ करना बाकी याद है क्या, प्रूफ क्या करने का है, दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, ये लाइमन को बाल्मर से माइनस करना पड़ेगा तुमको, बराबर, ठीक है। तो तुम्हारा अगर वो आंसर इक्वेशन 1 से मैच हो गया, प्रूव हो गया, बराबर। तो 4th स्टेप में आंसर आने वाला है डिफरेंस, हाँ फिफ्थ 4 तो हो गया, डिफरेंस ऑफ लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन एंड बार्मल सीरीज। हाँ, निकालेंगे ना खुद से, क्या करेंगे, इसका मतलब है तुम लोग निकालने जा रहे हैं नो इन्फिनिटी l माइनस नो इन्फिनिटी b, ऐसा कर लो, देखो कितना आता है, माइनस करो उतना ही आता है, वो देख के लग रहा है उतना ही आने वाला है। नो इन्फिनिटी l माइनस नो इन्फिनिटी b, इसका आंसर आने वाला है RH Z स्क्वायर माइनस RH Z स्क्वायर बाय 4, तो क्लियर लगता है, 1 माइनस 1/4 होता है 3/4, बराबर। तो यहाँ पे आया हमको 3/4 RH Z स्क्वायर, देखो इक्वेशन 1 से मैच हो गया प्रॉपर, मतलब प्रूफ कर दिया ना हमने। तो ये इक्वेशन 2 लो और तो बता दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हेंस प्रूव, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोगों ने सब कुछ प्रूफ कर दिया है, समझा कैसे किया है, ठीक है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन भी हो गया, 8th जाते हैं। अब यहाँ पे डी के याद है तुमको, केमिकल काइनेटिक्स सिखा, केमिकल काइनेटिक्स में तुमको हाफ लाइफ सिखाया है, सब रिपीटेड आएगा यहाँ पर ना, हाफ लाइफ याद है, हाफ लाइफ, और पढ़ाया था डी के कांस्टेंट, पढ़ाया था डी के कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, सब पढ़ाया ना सब चीज़, वही है, अब कुछ ज़्यादा नया नहीं है, अब छोटा छोटा भी है, थोड़ा जल्दी करें, देखिए इसमें ही खत्म हो जाना चाहिए। 17 हो गया, 18th क्वेश्चन 18th है हमारा डी के लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इतना साल बाद लिखे ना तुम लोग, इसके लिए दिख रहा है। देखो डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी चालू करते हैं। हाँ देखो बहुत इजी है, इसमें तुमको ऑलरेडी बताया वगैरह भी है, छोटा सा ज़्यादा बड़ा नहीं। देखो कुछ बता दो, कुछ पैरामीटर पहले बता दूं, ये जो n ऑफ टी है, ये जो मैंने n ऑफ टी जो लिखा ना, ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। यार हम लोग डिसइंटीग्रेशन पढ़ा था, डिसइंटीग्रेशन कम होता है, माइनस साइन लेते हैं, ये सब किया है ना अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में। हाँ, तो n ऑफ टी जो है ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम t, t लिखा है ना मैंने यहाँ पे, एक्चुअल में n ही है, वो बाजू में ब्रैकेट में t इसलिए लिखा कि वो टाइम t पे उतना न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, बराबर। तो nt का मतलब क्या, इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम t। अच्छा ये nt हो गया, तो मेरे को बताओ मैं एक और चीज यहाँ पे लेता हूँ, dn लेता हूँ, ये dn दिखा है, ये dn रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल ना, छोटा है dn मैम, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम dt। कम न्यूक्लियाई तो कम टाइम पे रहेगा, समझा क्या बताया, समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। पॉइंट n ऑफ टी समझा, n ऑफ टी क्या है, n ऑफ टी बोलो जरा क्या था बताओ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट लिख देता, बोलो क्या था बताओ, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट कहां पे, प्रेजेंट कब, एट टाइम टी ना, टाइम टी पे इतना न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अब dn जरा सुन लो, dn क्या है, dn इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड इन स्मॉल टाइम dt, बराबर। ये वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिख लो, खुद से लिख भी लो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड, डिसइंटीग्रेशन में आ रहा है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम dt, बराबर। समझा पॉइंट क्या है, n ऑफ टी समझा क्या है, n ऑफ टी वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जो टाइम t पे है,
और डी ऑफ एन क्या है, मतलब डी एन क्या है, ये वो न्यूक्लिया है जो डिसइंटीग्रेट हो चुका है कितने टाइम में, dt में। सिंपल है, लॉ लगाते हैं आंसर निकालते हैं फटाफट। देखो हाँ, रेडियो एक्टिव डीके लॉ मालूम है क्या होता है, बहुत सिंपल सा लॉ है। देखो उसका स्टेटमेंट इसमें आ जाएगा। देखो ये बोलता है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम dt, नंबर ऑफ न्यूक्लिया डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट एट दैट टाइम। ये हम लोग ने मालूम है कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसका बहुत सारा सम सॉल्व किया है, समझा, याद है क्या तुमको? हाँ, तो वो सिंपल सा, नंबर ऑफ न्यूक्लिया डिसइंटीग्रेटेड इन टाइम dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट एट टाइम t। तुमको मालूम है जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है क्या आता है, कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट है डी के कांस्टेंट लैम्डा, या तो इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और रहेगा n ऑफ t इंटू डी टी। माइनस साइन लू, कम हो रहा है डिसइंटीग्रेट, याद है ना, बैक्टीरिया तो बैक्टीरियल कल्चर, बैक्टीरिया बढ़ता है तो प्लस दे देते हैं। हाँ ऐसा लॉजिक है। तो मालूम है क्या करते हैं इसके बाद, इंटीग्रेशन करते हैं। हाँ, dn के साथ n लेके आओ, तो dn अपॉन n ऑफ t बराबर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। समझ में आ रहा है, किया हुआ ये चीज है, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन में LHS में करूंगा तो dn अपॉन n ऑफ t बराबर ऐसा, और यहाँ पे आएगा माइनस लैम्डा, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ dt रहेगा बराबर। अब जरा एक क्वेश्चन बताओ, याद है नंबर ऑफ न्यूक्लिया, मेरे को एक बात बताओ, नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट एट टाइम 0 को क्या मैं n0 लूं बराबर? अरे स्टार्ट जब और जहां पे एंड और वहां तक जाएंगे ना, 0 पे, याद है टाइम 0 पे हमने स्टार्ट किया था ऑसिलेशन में, सबको नहीं ये, अरे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में हर बार n0 लेते थे, याद है n0, टाइम 0 पे n0 लेते थे, और टाइम t पे क्या लेते थे, nt। nt यहाँ पे n ब्रैकेट में t लिख रहे हैं, समझ जाओ, ये n सफिक्स में t भी लिख सकते तुम लोग, चलता है, समझा? अच्छा टाइम कहाँ चालू हो रहा है बताओ, टाइम चालू कब हो रहा है, 0, तभी तो n0 आया है। टाइम 0 पे चालू हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, t पे खत्म होएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर तुम्हारे पहले का सब कुछ पढ़ा तो बहुत इजी लगेगा तुमको ये। अच्छा एक बात और, एन टी देख रहे क्या, सिर्फ उसको n समझ रहे हैं, n समझ रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन n dn क्या होता है, log n, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx log x होता है बराबर। तो ये हो जाएगा log ऑफ n, और वो t समझ जाओ, e लिखो कि 10 लिखो बेस, e आएगा भी, e आता है हमेशा ये बराबर ना। हाँ, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, माइनस लैम्बडा। अच्छा ये लिमिट बाकी है, लिमिट किधर से किधर, n0 से लेके nt तक का लिमिट है, इधर बताओ माइनस लैम्डा टी ना, लिमिट किधर से किधर है, 0 से t बराबर है, लिमिट पुट करने आता है बराबर ना। ये log टू द बेस e को तुम लोग एक और चीज लिख सकते थे, ln, बताया ना सब चीज, log टू द बेस e को ln बोलते हैं, नेचुरल लॉग बराबर। ठीक है, चलो पुट करो, अपर लिमिट पुट करो, तो nt के पे nt आएगा ना, तो तुमको मिलेगा log टू द बेस e ऑफ nt माइनस log टू द बेस t ऑफ n0। अरे मालूम है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले nt के पे nt फिर nt के पे n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, पहले t की जगह पे क्या आएगा, t आएगा, फिर t की जगह पे 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूँ, और क्या है बराबर। अच्छा log a माइनस log b क्या होता है, हाँ log टू द बेस, हाँ e है ना, किधर t, अच्छा इधर t लिख दिया, e आएगा बराबर, log टू द बेस e nt ना। अच्छा मालूम है क्या था, log a माइनस log b कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है log ऑफ a बाय b मतलब nt बाय n0, बेस अभी भी e है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t है। याद है तुमको एक चीज, अगर मुझे यहाँ से log हटाना है तो ये वाला चीज क्या होता है, e के पावर में जाता, क्योंकि बेस क्या है, e है, अगर बेस 10 होता तो 10 के पावर में जाता है, ये सब सिखाया हुआ चीज है। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड, nt बाय n0 का आंसर e रेज टू माइनस लैम्डा t, जिसको नहीं मालूम अभी समझ जाओ। अगर तुम लोग एंटी लॉग ले रहे हैं, एक साइड लॉग नहीं है, एक साइड लॉग है तो कैंसिल हो जाएगा एंटी लॉग से, जहां नहीं है तो देखना पड़ेगा इसका बेस क्या है, अगर बेस e है तो इसको e के पावर में डाल दो, सिंपल आंसर। तुमको nt नहीं चाहिए, तुम सॉरी तुमको nt बाय n0 नहीं, तुमको nt चाहिए, बोलो nt कितना आएगा फिर, n0 ना, n0, अरे n0 भेजेंगे ना वहां पे हम, e रेज टू माइनस लैम्डा t, समझा क्या है, बोलो कैसे किया, n0 e रेज टू माइनस लैम्डा t। तो ये हमारा हो गया तुम्हारा डी के लॉ, समझा कैसे किया है डी के लॉ, इजी है ना, इजी है, ये सब कराया हुआ चीज़ है तुमको, ये सब केमिस्ट्री में किया है, ये सब तुमको मैथ्स में सिखाया मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन में, समझा, सब कुछ उधर किया हुआ चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया, तो एक नेक्स्ट देखते हैं अभी, नेक्स्ट है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ याद है, वो टाइम जिसमें तुम्हारा न्यूक्लियस है आधा खत्म हो जाएगा, आधा बचा रहेगा, मालूम है तुमको ये चीज, मतलब टाइम रिक्वायर्ड बाय द न्यूक्लियस टू डिसइंटीग्रेट टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मालूम है ना ये सब चीज, पढ़ा हुआ चीज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, बराबर। हाफ लाइफ टाइम देखेंगे हम लोग इन रेडियो एक्टिविटी, इन रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ टाइम देखने जा रहे हैं। चलो मालूम है तुमको हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है? हाफ लाइफ टाइम का मतलब बताओ, मैं टी लिखूं, टी लिखूंगा कि टी हाफ लिखूं? टी हाफ आएगा। एक बात और, एन टी का वैल्यू उधर क्या रहेगा? टी हाफ पे हाफ, हाँ हाँ एन टी हाफ को, चलो ठीक है बताता हूँ, करके बताओ। पहले डिफाइन बताओ क्या हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड, बोलो टाइम रिक्वायर्ड क्या करने के लिए? टू डिसइंटीग्रेट किसको? किसको ये तो बताओ? टू डिसइंटीग्रेट रेडियो एक्टिव मटेरियल ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल कब तक? हाँ टू इट्स वन हाफ, वन हाफ मतलब 1/2 एक ही बात है, वन हाफ ऑफ इट्स कौन सा वैल्यू? क्योंकि ज्यादा इनिशियल ज्यादा होता है ना, धीरे धीरे तो खत्म हो रहा है, स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगा, वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है चलो फटाफट जल्दी बताओ, टी क्या बन जाएगा? टी हाफ, टी बन जाएगा टी हाफ। एन टी जो है वो बन जाएगा एन टी हाफ, लेकिन उसका वैल्यू जो होगा ना एन टी बाई 2 लिख देता हूं, उसमें क्या है? बराबर है, राइट ना? अरे टी का आधा हो गया, हाँ इसका वैल्यू रहेगा इनिशियल, इनिशियल हमारे पास क्या था? एन नॉट, उसका आधा ना, क्योंकि एन नॉट सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू है। समझा तो वैल्यू? हाँ नहीं समझा तुमको क्या ये? समझा ना? अब ये वैल्यू पुट करेंगे और फटाफट आंसर निकालेंगे। चलो तो जल्दी, हमारे पास डीके है ना, डीके लॉ, पुट कर दो फटाफट, वैल्यू पुट करो, देखो इसका आंसर क्या आता है तुम्हारे पास। देखो चलो इसमें पुट करते हैं। सिंस हमको मालूम है कि एन ऑफ टी जो होता है ये होता है एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, इसमें सब वैल्यू पुट करेंगे जल्दी जल्दी। बोलो एन टी की जगह, एन टी पहली बात तो बनेगा क्या? वो एन टी हाफ बन जाएगा ना, अरे हाफ लाइफ के लिए कर रहे हैं, और एन टी हाफ का वैल्यू क्या होता है? एन नॉट बाय 2, और सामने भी क्या है तुम्हारे पास? एन नॉट है, ई रेज टू माइनस लैम्डा, टी लिखू कि टी हाफ लिखू? ये ना कैपिटल टी और 1/2 ऐसा ना, बराबर है? कुछ कैंसिल हो रहा है? हो रहा है, एन नॉट जा रहा है, क्या बच रहा है? इधर कर देता हूँ, इधर देखो 1/2 बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है? अच्छा ऊपर जाएंगे तो माइनस है, नीचे लेके आओ 1/e रेज टू माइनस लैम्डा टी हाफ, बराबर है? सॉरी माइनस अब नहीं आएगा क्योंकि ऊपर माइनस से नीचे आ गया ना, बराबर? अब घुमा दो इसको तो बोलो क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू ई रेज टू लैम्डा टी हाफ, ई हटाना है क्योंकि मेरे को टी हाफ चाहिए ना, ई हटाने का है। ई आया कहां से था? एंटी लॉग से आया था ना, अब लॉग लो तो ये हट जाएगा, लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे ही लॉग लेंगे बोलो ये क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू ये लॉग ऑफ बेस तो ई है, ई रेज टू क्या आएगा? लैम्बडा टी हाफ ना, मालूम है ना ये सब चीज? हाँ कुछ पीछे आएगा, बोलो कौन पीछे आ रहा है? ये लैम्बडा टी हाफ पीछे है ना, तो लैम्बडा टी हाफ पीछे आ चुका है, तुम्हारे पास बचा है लॉग ई टू द बेस ई, कितना होता है जो? ये होता है 1 ना, इतना मैथ तो तुमको सिखाया मैंने 1। हाँ तो हम, अच्छा log 2 का आंसर जाना 0.693, पहले भी सिखाया था, log 2 का आंसर होता है 0.693, उल्टा लिख रहा हूँ ऐसा, लैम्बडा टी हाफ का आंसर मिल चुका है 0.693, log 2 का वैल्यू होता है 0.693, अगर तुमको याद रहेगा तो। तुमको टी हाफ चाहिए, लैम्बडा नीचे भेज दो, तो मिल गया है टी हाफ का हाफ लाइफ टाइम का आंसर 0.693 अपॉन लैम्बडा, ये निकाल दिया हमने हाफ लाइफ टाइम। समझो वो कैसे कर रहे हैं? पूरा का पूरा आज मैथ सिखा रहा हूं तुमको, समझो ऐसा है, पूरा मैथ्स लग रहा है। अगर तुमको बेसिक आता है तो बहुत इजीली आ जाएगा तुमको ये सब चीज। लिखा सब लोगों ने है? अब जो लास्ट का जो 2 डेरिवेशन है वो थोड़ा याद रखने टाइप है, तो थोड़ा ध्यान दो, उसको लिखना नहीं, अब मैं डायरेक्ट यहाँ बताएगा, वो तुम लोग लिख नहीं पाएंगे, थोड़ा अलग है वो चीज़, बराबर? क्वेश्चन 20 क्योंकि अलग चीज़ ही है, ये है एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ ऑफ, हंसो मत ज़्यादा, ये देखो एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ को टाउ से डिनोट करते हैं, टॉर्क वाला टाउ, बराबर, इससे डिनोट करते हैं। देखो जरा ध्यान से समझो क्या है ये चीज, देखो एक पॉइंट है वो समझो, फिर दिखाता हूँ यार, देखो पॉइंट समझो क्या है, थोड़ा मैथमेटिक्स टाइप है, थोड़ा याद रखने टाइप है, ऐसा नहीं तो बाकी देखो, बाकी तो सब सिखा दिया तुमको मैंने, बराबर? ये जरा इसको समझना पड़ेगा। सुनो, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीकेइंग बिटवीन टी एंड टी प्लस डी टी, जो भी न्यूक्लियाई जो टाइम टी और टी प्लस डी टी के बीच में डीके हो रहा है, नंबर
ऑफ न्यूक्लियाई डीकेइंग बिटवीन टाइम टी एंड टाइम टी प्लस डी टी, इसके बीच में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके हो रहा है वो रहेगा, ये दिखाई दे रही है वैल्यू, इसमें ही थोड़ा सा चेंज है, देखो इस एन नॉट एज इट इज रहेगा, ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी भी एज इट इज है। एक्स्ट्रा चीज क्या है वो जरा सुनो, वो है लैम्बडा और डी टी, बराबर। कुछ कुछ चीज का हमको यहाँ पे डेरिवेशन दिया भी नहीं, डेरिवेशन वगैरह से कुछ दिया नहीं है, पर लास्ट का इसके तुमको समझा नहीं पाएगा मैं जब बराबर से, तुमको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा इस चीज़ का, जो था डेरिवेशन सब सिखा दिया तुमको मैंने, कुछ कुछ चीज़ का वैल्यू बराबर दिया नहीं है, तो वो जरा समझो। टाइम टी और टाइम टी प्लस डी टी के बीच में जो भी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, याद कैसे रखते हो वो तो बता ही सकता मैं तुमको, ये लिखने का और उसके पीछे लैम्बडा और आगे डी टी, देखो ना पीछे लैम्बडा इधर डी टी, समझा। हाँ, नेक्स्ट स्टेप है वो जो तुम्हारा टाउ चाहिए, टाउ ये दिख रहा है एवरेज लाइफ, इसका वैल्यू क्या रहता है सुनो। द लाइफ टाइम ऑफ दिस न्यूक्लियाई इज स्मॉल टी, ये जो भी न्यूक्लियाई है इसका जो लाइफ टाइम रहेगा वो स्मॉल टी है। दस द एवरेज लाइफ टाइम टी टाउ ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय, देखो जरा पॉइंट देखो, पॉइंट लिख देता हूं फिर समझ में आ जाएगा प्रॉपर। द लाइफ टाइम ऑफ दिस, ये जो ऊपर न्यूक्लियाई मैंने लिखा है, ऑफ दिस न्यूक्लियाई इज टी, इसका लाइफ टाइम टी होता है। अगर मैं इसका एवरेज लाइफ लिखने जाऊं तो थोड़ा अलग लिखेगा, देखो 10 द एवरेज लाइफ टाउ, मतलब एवरेज लाइफ मतलब टाउ इज गिवन बाय, देखो ध्यान से, इज गिवन बाय, एवरेज निकाल रहे मतलब किससे तो डिवाइड करते रहेंगे ना, एवरेज में कुछ तो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जरा डिवाइड देखना, थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया है इसका, बराबर। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन एन नॉट, एन नॉट मालूम है क्या है, इनिशियल तुम्हारा न्यूक्लियर जो बहुत ज्यादा रहता है, बराबर, न्यूक्लियर एन नॉट है 1 अपॉन एन नॉट, और इस फॉर्मूले में तुमको एक्स्ट्रा एक चीज लेके आना पड़ेगा, वो रहेगा टी, वो क्या रहेगा टी, क्योंकि इनका टाइम पीरियड टी का है, देखो क्या आएगा टी, ये दिया नहीं है वैल्यू दिया नहीं, कहां से है, बराबर, जस्ट इसका फॉर्मूला दिया है तो तुमको बता रहा हूं उसको याद कैसे रख सकते हैं, यही रहेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा तुमको टी लेना पड़ेगा, मतलब लैम्बडा है, एन नॉट भी है, ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी भी है और डी टी भी है, बराबर, ऐसा है, ये टाउ का फॉर्मूला है। इसमें देखो कुछ तो कैंसिल हो रहा है, बताओ क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ तो कैंसिल हो रहा है, बताओ एन नॉट कैंसिल है, एक एन नॉट जब कैंसिल हो जाए बताओ बचेगा क्या फिर हमारे पास वहां पे टी, अच्छा कुछ बाहर भी आएगा, लैम्बडा वो कांस्टेंट रहता है ना, लैम्बडा हम लोग बाहर ले लेंगे, बताओ अंदर बचेगा क्या फिर टी बचेगा, क्यों मालूम है क्या अंदर क्या रखते हैं, डी टी वाला पार्ट रखते हैं ना, बाकी तो सब बाहर रहता है, बोलो टाउ का वैल्यू क्या रहेगा, लैम्बडा बाहर, इंटीग्रेशन में हमारे पास रहेगा टी और रहेगा हमारे पास ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी और डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना पड़े, हमारे सिलेबस में दिया नहीं है इंटीग्रेशन, तुम लोग चाहिए तो इंटीग्रेशन करो वगैरह, निकालो इसका आंसर, इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर हमारे सिलेबस में दिया तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, तुम लोग तो सॉल्व करके बताने का नहीं है, तुमको दिया ही नहीं हमारे सिलेबस में, समझा। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो कर सकते हैं, बराबर। इसका इंटीग्रेशन तुमको कहाँ से, लिमिट भी देख लो, लिमिट कहाँ से कहाँ है, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी का, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी का, तो इसको जब सॉल्व करेंगे उसका डायरेक्ट आंसर हमारे सिलेबस में दिया है, बताते लास्ट का दो डेरिवेशन ऐसा है 20 और 21 वाला, डायरेक्ट आंसर दिया, तुमको भी डायरेक्ट बताता हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिर्फ 1 बाय लैम्बडा, टाउ का आंसर क्या आएगा 1 बाय लैम्बडा, चाहिए तो प्रूफ वगैरह करो तुम लोग, बड़ा खुद से, दिया नहीं है, हाँ इधर दिया नहीं है, तुम लोग खुद से करो आंसर आ जाएगा, बड़ा रहेगा बहुत बड़ा होता है इसके लिए दिया नहीं हमको वहाँ पे, और ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट ये था, ये सेकंड पॉइंट है, जब इसको सॉल्व करेंगे बराबर, इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है टाउ का बराबर, ऑन इंटीग्रेटिंग, जो इंटीग्रेटिंग करने के बाद जो वैल्यू आता है वो टाउ का वैल्यू बताओ क्या बोला मैं, तो कितना मिलता है, सिर्फ 1 बाय लैम्बडा मिलेगा। अच्छा अगर 1 बाय लैम्बडा है, जरा ध्यान से देखो 1 बाय लैम्बडा, तो अगर मेरे को याद करना क्या है, मेरे को हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ के बीच में रिलेशन चाहिए, एवरेज लाइफ मेरे पास आ चुका है, एक लास्ट स्टेप मिल गया, देखो दोनों के बीच में रिलेशन। फोर्थ स्टेप बताओ हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, बोलो हाफ लाइफ का फॉर्मूला सबको आता है, हाफ लाइफ जो है इसका फॉर्मूला है टी हाफ ना, इज इक्वल टू किधर गया टी हाफ का आंसर 0.693 बाय, देखो ये तो बता सकते हैं क्योंकि ये दिया नहीं, इसके लिए ज्यादा इस बार बताया नहीं, दिया ही नहीं है, क्या करूं मैं, टाउ का आंसर 1 बाय लैम्बडा, मतलब 1 बाय लैम्बडा के जगह पे क्या लिख सकते हैं टाउ, तो मतलब तुम्हारा टी हाफ बोलो क्या बनता है यहाँ से 0.693 टाउ, समझा। ये दोनों के बीच में रिलेशन निकाल दिया अपन ने, हाफ लाइफ और, समझा, हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ के बीच में ये रिलेशन है, समझा। इतना हो गया, एक रह गया, ठीक है उसको करा दूंगा, चलो कल, छोटा सा है वो थियरी है, समझा। देख ये वाला पार्ट देखो याद रखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट इसमें कोई बता नहीं सकता क्योंकि दिया ही नहीं ऐसा कुछ,
समझा? हमको जो दिया मैंने पूरा प्रॉपर यहाँ पे बताया कैसा, कुछ चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन नहीं, कहाँ से आया ये चीज़, इसका डेरिवेशन दिया ही नहीं हमको। ये सबका डेरिवेशन दिया था, सब बता दिया, इसका डेरिवेशन नहीं है हमारे पास, समझा? ये तो बहुत ईजी है, यही समझ लायक है, ये तुमको इसको याद रखना पड़ेगा। बताया ना, इसके फॉर्मूले में पीछे लैम्डा आगे dt, बराबर, और एक्स्ट्रा रहेगा यहाँ पे जब लिखा तो t एक्स्ट्रा आएगा और पीछे 1/n0 आएगा, ऐसा।